हेलो गाइज, सक्षम क्लास में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेगुलर क्लास ऑफ साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर्स मैटर इन सराउंडिंग। मतलब मैटर इन सराउंडिंग होता क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के जो भी चीज़ें पाई जाती हैं या जो भी पदार्थ पाया जाता है किसका बना है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या क्या मतलब स्टेट के किस स्टेट में पाया जाता है, कोई भी मैटर हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। पहला, वी लुक आवर सराउंडिंग, वी सी ए लार्ज वेराइटी थिंग डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। मतलब कि हमारे आसपास में जो कुछ भी पाया जा रहा है उसका कुछ न कुछ डिफरेंट शेप होगा, उसका कुछ न कुछ साइज होगा और कुछ न कुछ उसकी स्ट्रक्चर्स होगी। जैसे कि ये अगर पेन है, इसका एक शेप है, इसका कुछ न कुछ साइज है। ये हमारा बोर्ड है, इसका कुछ न कुछ शेप है, साइज है। किस क्यों? क्योंकि ये मैटर है। फिर आगे कह रहा है एवरीथिंग इन यूनिवर्स, मतलब जो कुछ ब्रह्मांड में है सब कुछ मैटर है। मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द साइंटिस्ट हैव द नेम मैटर। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब कुछ मैटर्स है। चाहे एयर्स हो, जो हम लोग सांस लेते हैं, क्या है? मैटर्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, CO2 को इनसाइड लेते हैं रिस्पायरेशन के समय। द फूड वी ईट, जब हम लोग खाना खाते हैं वो भी एक मैटर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, फैट्स हुआ, चाहे जो भी। उसके बाद स्टोन पत्थर एक मैटर्स है, उसका कुछ न कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ न कुछ मास है या वॉल्यूम्स है। क्लाउड्स बादल, स्टार तारे, प्लैनेट्स, सॉरी प्लांट्स, एनिमल, इवन स्मॉल ड्रॉप, पानी का एक बूंद भी एक मैटर्स है। क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन है, उसका मास है, वो स्पेस घेरता है। और पार्टिकल्स एंड सैंड, यहां तक कि सैंड का एक छोटा सा कण है वो भी एक मैटर्स में आता है, वो भी एक मैटर्स है। एवरीथिंग इज मैटर, सब कुछ मैटर्स है। जो कुछ भी पाया जाए, लिविंग नॉन लिविंग, जैसे कि चाहे चेयर्स हो, पेन हो, बोर्ड हो, मकान हो, पेड़ हो, सब कुछ मैटर्स है। वी कैन आल्सो सी, वी लुक अराउंड, अपने आसपास जो कुछ देख रहे हैं, थिंग्स मेंटोइड above occupy space and mass, the other both mass and volumes। मतलब कि जो कुछ अगर मैटर्स पाया जाएगा हमारे आसपास उसका फिक्स कोई न कोई मास होगा और उसका कुछ न कुछ वॉल्यूम्स होगा, आयतन होगी। पहली बात तो अगर मैटर्स को जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा हम लोग मैटर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। मैटर्स, व्हाट इज मैटर्स? मैटर्स है क्या? कोई मैटर्स होगा, इसका कुछ न कुछ मास होगा, मस्ट बी मास, मस्ट बी ऑक्यूपाई स्पेस, एक कुछ न कुछ जगह घेरेगी। थर्ड, इसका कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होगी। जैसे दो पाए जाते हैं ज्यादातर, बेसिकली यही प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वैसे हम लोगों को इस क्लास में फिजिकल केमिकल बारे में पढ़ना नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। फिजिकल क्या होता है इसमें पूरी हम लोगों को इस क्लास में फिजिकल के बारे में ही पढ़ना है। और इसका थर्ड होता है कि इसे अगर कोई भी मैटर होगा हम उसे अपने सेंस आर्गन द्वारा हम उसे फील करके बता सकते हैं ये मैटर्स हैं। हम लोगों को गॉड ने कुछ सेंस ऑर्गन्स दिया है जिसे कि बोलते हैं हम लोग हिंट ट्रिक में ठसा ठस है। क्या है? ठसा ठस। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? पहला तो कोई भी मैटर होगा तो हम उसे टच करके बता देंगे कि ये मैटर्स है, सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है। दूसरा, उसे हम स्मेल करके बता देंगे कि ये मैटर्स है, इसमें खुशबू है, किस किस गैसेस से मिल करके बना हुआ है। उसके बाद कोई भी चीज होगा हम उसे टच करके बता, सॉरी टेस्ट करके बता देंगे कि ये
ये खट्टा है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि कैसा है। नेक्स्ट साइड, उसे हम देख के बता देंगे कि लिक्विड है कि सॉलिड है, गैस है, या मतलब कि किस कलर का है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, क्या भी है। एंड हियरिंग, कोई भी मैटर होगा हम उसे सुन करके उसकी साउंड, वहां से साउंड रिलीज करेगी, तो ऐसा होगा कि ये सॉलिड से आवाज निकल रही है कि गैस से आवाज निकल रही है, कहाँ गैस से नहीं, सॉरी सॉलिड से आवाज आ रही है, कैसे इसकी टोन है, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि हमारा ये मैटर्स है। मतलब कोई भी मैटर होगा उसका कुछ न कुछ मास होगा। सेकेंड पॉइंट, वो स्पेस घेरेगी। थर्ड उसकी प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ उसका हम उसे अपने सेंस द्वारा हम उसे बता सकते हैं कि ये मैटर्स है। एक और आती है जो कि हम कोई भी अगर मैटर्स होगा, यही देख लेते हैं। अगर कोई मैटर्स हो, स्पेस घेरेगी, वो भी इसकी कुछ न कुछ कंपोनेंट से बनी होगी। कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स मतलब, मैं बेसिक एक एग्जांपल ले लेता हूं मैटर को समझाने में, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन विथ एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल सारी एक्टिविटियां कंप्लीट करेंगे, सब कुछ होगा। बट थोड़ा सा मैटर के बारे में समझ लेंगे तो मैं हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे। तो यही सब कुछ है मैटर्स के बारे में कि स्पेस घेरता है कि नहीं। पहली बात, मैटर्स इस चैप्टर में हम आपको बता देते हैं क्या क्या है। पहला है, मैटर के बारे में कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि कुछ भी मैटर्स होगा जो हमारा पार्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ सेफ होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, स्ट्रक्चर्स होगा। फिर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बताया, जो फिलासफर थे, इंडियन फिलासफर, उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स हैं हमारा मैटर्स है, यही पंच तत्व से मिलकर के बने हुए हैं, किसी एयर, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी। फिर कुछ साइंटिस्ट लोग ने आए, उन्होंने क्या बताया, कह रहे कि जो भी कुछ मैटर्स होगा हमारा, वो मैटर्स क्या होता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे विशाल, जैसे कि ट्री हो गया, बड़े बड़े ट्री, उनसे काट काट के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए गए थे, छोटे छोटे मैटर्स बनाए गए थे। लेकिन उसको वहां पे फिर दूसरा अपोजिशन साइंटिस्ट लोग थे, जो कुछ लोगों उन्होंने बताया कि नहीं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर से नहीं पार्टिकल्स मैटर्स बने थे, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मिलकर के हमारा मैटर्स को ही बनाया गया था। तो फिर हम करेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर्स के बारे में जाते हैं, आगे पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स क्या होता है। मैटर तो वहां खत्म कर दी जाती है, फिर पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ने लगते हैं कि मैटर जो भी होगा टीनी की पार्टिकल्स बना होगा। जब टीनी पार्टिकल से बना होगा तो हम टीनी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो भी। तो फिर पार्टिकल्स में जब जाते हैं तो पार्टिकल्स का हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स मोशन करते हैं कि नहीं। पहला, पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं। दूसरा, पार्टिकल्स के अंदर क्या कि ये स्पेस घेरता है कि नहीं। थर्ड, फिर आगे हम लोग जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं दो तीन जो पढ़ाई जाती है। फिर ये होता है कि पार्टिकल्स के किससे किससे मैटर को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड यूपोरेशन, वेपराइजेशन जिसमें होता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बस चैप्टर में इतने ही है, कुछ है नहीं, लेकिन हाँ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में है चीजें, एक्टिविटी विथ एग्जाम्पल के साथ। तो पढ़ा, पहले हम लोग मैटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने कहा आया था कंपाउंड, हमने क्या बताया आपको, कोई भी मैटर होगा वो मास होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। सेकंड पॉइंट। थर्ड मैंने कहा कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। फोर्थ मैंने बताया था कि उसे अपने सेंस ऑर्गन से मैं बता पाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया टच करके, स्मेल करके, टाइप सीन करके, टेस्ट करके, ये सब प्रक्रिया। फिर मैंने लास्ट बताया कि कोई भी मैटर होगा उसको कुछ न कुछ कंपोनेंट्स बना होगा, जैसे कि ये हमारा कोई मेटल से मिलकर के बना होगा, या हमारी कोई, मान लीजिए कि हमारी कपड़ा है सिलिकॉन, डेक्रॉन, टेक्रॉन, किसी न किसी कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी होगा। तो मान लीजिए कंपोनेंट में एग्जांपल ले लेता हूँ, वाटर, H2O। H2O एक मैटर से, इसका एटॉमिक वेट बोला जाता है कि 18 ग्राम है। तो जब ये H2O है, इसका वेट कितना है, 18 ग्राम। तो मान लीजिए हमारा H2O है, किससे किससे मिला है, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन। ये हमारा क्या है, कंपोनेंट है। तो कोई भी मैटर होगा किससे मिलके बना हुआ है, कंपोनेंट से मिलके बना होगा। दूसरी बात, कोई भी वाटर होगा, मान लीजिए अगर फ्रीज कर रहा है, ठंडा है, तो उसे टच करके हम बता देंगे कि ये मैटर्स है, वाटर है। दूसरा बात, मैंने क्या कहा था, वाटर कहीं भी रख देंगे वो स्पेस घेरेगा। मैंने बोला था कि कोई भी मैटर होगा स्पेस घेरेगा, मतलब वाटर स्पेस घेरता है, कंपोनेंट का होता है। दूसरा, मैंने कहा कि कोई भी मैटर होगा उसका मास होगा, मतलब वो इसका मास है, वाटर 18 ग्राम होता है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ, फिर मैंने कहा कि अगर कोई भी मैटर्स होगा उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे लाइक वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वही, जैसे कि अगर मैंने पानी को मैंने फ्रीज कर दिया तो सॉलिड हो गया, थोड़ा स्टीम कर दिए तो, सॉरी बॉयल कर दिए तो टेम्परेचर लिक्विड में बदल गया, थोड़ा और बदल दिया तो वेपराइज हो गया। तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो मतलब एग्जाम्पल के लिए वाटर, इसका कंपोनेंट्स। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं।
कहाँ थे हम लोग, सब कुछ मैटर्स है, उसका फिक्स मास होगा एंड वॉल्यूम्स होगा। फिर कह रहा है पहले के लोग बोले सिंस अर्ली टाइम्स, बहुत पहले, मतलब जो हम लोग करोड़ों, मतलब सारी 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, जो भी हो, अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग अंडरस्टैंड, मतलब पहले के लोग सोचते थे मैटर्स के बारे में, बताते मैटर कैसा है क्या है, हम लोगों को पूर्वज जो पहले बताते थे कि मैटर्स ऐसे ऐसे मिलके बना होगा, उसका क्या होगा। फिर बाद में क्या हुआ, अर्ली, अभी रिसेंट, अब क्या हुआ, अर्ली इंडियंस फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर्स द फॉर्म द 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व। मैंने बताया कि पहले के लोग जो, तो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े टेक्सचर्स मिल करके ऐसे ऐसे बनाए, लेकिन अब के जो साइंटिस्ट है या इंडियन फिलोसफर, उन्हें बताया कि जो भी मैटर होगा इन्हीं पंच तत्व से मिल करके बना होगा। कौन कौन, एयर से, मतलब कोई भी मैटर होगा तो इसमें हवा कंपोनेंट से या तो मिल के बना होगा, या तो अर्थ से मिल करके बना होगा, या तो फायर अग्नि से मिलकर बना होगा, या तो स्काई आकाश से एंड वाटर से, इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना होगा। फिर आगे करा अकॉर्डिंग देन एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब जिंदा हो या मरा हो वो मैटर्स है, अगर उसके पास मास है, अगर उसकी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम है उसकी कुछ ना कुछ, तो मेड ऑफ द दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, उन्होंने बोला लिविंग हो या नॉन लिविंग हो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफाइड द मैटर, फिर उन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड किया मैटर्स को, इसमें 2 प्रकार में, मैंने क्या बताया था, कोई भी मैटर होगा उसकी 2 प्रकार की वो हो जाएगी प्रॉपर्टियां, कौन कौन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। वैसे हम लोगों को किस इसमें क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना नहीं है। फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट इस समय के 2 टाइप्स क्लासिफाइड द मैटर्स बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब के जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने जो मैटर्स था उसको दो प्रॉपर्टी में बांट दी। कौन कौन, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिलहाल हम लोग देखते हैं किसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमने कहा कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्लास 9 इस मैटर के बारे में, मैटर इन सराउंडिंग में हम लोगों को फिजिकल पढ़ना है, केमिकल नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा फिजिकल के बारे में पता कर लें। फिजिकल होता है, देखिए फिजिकल ये होता है जिसमें स्टेट चेंज हो जाए, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे कि सॉलिड से है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाए, इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वाटर है H2O का बना हुआ है तो ये H2O का ही सॉलिड रहेगा, H2O का ही लिक्विड रहेगा और H2O का ही वेपर्स रहेगा। भाप में स्टेट देखो चेंज हो जा रहे हैं, फिजिकल स्टेट, बट उसका केमिकल कंपोजिशन अभी भी वो H2O है, अभी भी H2O है, अभी H2O है, मतलब केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज हो जाना चाहिए। इसी कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी इन नेचर मैटर। मैटर्स इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी मैटर्स होगा किसका बना होगा, वो पार्टिकल्स का बना होगा। थोड़ा हम लोग अब पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यू लाइक ए ब्लॉक वुड, बोले कि जो मैटर्स हमारे बने हुए वो बड़े बड़े जो स्कूल्स हुए या वुड हुए, बड़े बड़े वुड लकड़ियों का हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए जाते हैं मैटर्स। फिर अदर थॉट मैटर्स मेड ऑफ द पार्टिकल्स लाइक सैंड, तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं जो मैटर्स होते हैं ये पार्टिकल्स के बने होते हैं, छोटे छोटे से सैंड, छोटे से बाल। अभी हमें मकान बनाना हो, यही समझ लीजिए, मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, ये तो ये नहीं होगा कि नहीं बहुत बड़ा सा विशाल सा कहीं में मकान बना है, मैंने गया वहां से छोटा सा मकान तोड़ ला करके एक छोटा सा मकान बना ना। पहले अगर हमें मकान बनाना होगा तो सबसे पहले छोटा से छोटा पार्टिकल्स रखेंगे, जैसे कि सैंड हुआ, सीमेंट हुआ, पानी हुआ, एक ईंट हुआ, जोड़ जोड़ के छोटा छोटा मकान, एक विशाल मकान में बना लेता हूँ। तो ये हुआ कि विशाल साइंटिस्ट लोग अब बोले कि कोई भी मैटर होगा टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। इसमें कुछ यूनिट्स दिया है, यह सारी यूनिट ऑफ मास। हमने क्या बोला था कि अगर अगर कोई मैटर्स होगा उसका मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा। हाँ, इसका एक यूनिट्स है, अगर हम कोई मास होगा तो उसे हमेशा केजी में रखेंगे ना कि ग्राम में रखेंगे। दूसरा, अगर कोई वॉल्यूम होगा उसका आयतन होगा तो उसे मीटर में क्यू में रखेंगे ना कि सेंटीमीटर में रखेंगे। इसका हमेशा यूनिट इसमें दिया है। एसआई यूनिट मास किलोग्राम में रखना है, ग्राम में नहीं रखना है। दूसरी बात, एसआई यूनिट वॉल्यूम जो हमारा क्यूबिक मीटर में रखना है, कॉमन यूनिट ऑफ मेजर वॉल्यूम्स, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम आयतन की बात हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, आयतन से मतलब जितनी अगर लंबाई है, हाइट है, उतना बेस है, उतना उसका चौड़ाई है।
थिकनेस, लंबाई चौड़ाई था। अगर मान लीजिए 1 मीटर लेंथ है उसका, 1 मीटर बेस है, इंटू इंटू 1 मीटर उसका थिकनेस है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम में तीनों चीजें आ जाएंगी। फिर कुछ एक्टिविटियां हैं। टेक ए 100 ml ब्रेकर। मैंने उन्होंने क्या कहा कि जो पार्टिकल सॉरी मैटर्स जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, तो कहें अच्छा ठीक है हमें प्रूव करके बता दो या के बताओ। एक्टिविटी एनसीईआरटी में दिया है कि इन 100 ml बीकर कोई मैंने 100 ml का बीकर ले ली, फिल हाफ बीकर वाटर एंड मार्क ऑफ द लेवल। मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि यहाँ तक पानी कुछ भर लो, वहां पे मार्क कर दो। मैंने मान लीजिए 100 ml का बीकर लिया, उसमें कुछ पानी रखा, उसको मार्क कर दी। डिजॉल्व इन सॉल्ट या शुगर, उन्होंने कहा कि या शुगर या चीनी इसमें डाल दीजिए, घोल कर दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए। इन ग्लास रॉड, फिर इन्होंने कहा कुछ ग्लास रॉड के द्वारा, ग्लास रॉड में उन्होंने कहा कि 50 ml पानी ले लीजिए आधा, और मार करके उसके बाद उसमें शुगर या चीनी के पार्टिकल्स को घोल दीजिए। ऑब्जर्व चेंज वाटर लेवल, डू यू थिंक्स हैपन सॉल्ट, करा क्या पानी का लेवल बढ़ेगा, चेंज होगा नमक या शुगर घोलने पे। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है वेयर डज नॉट डिसअपियर, क्योंकि फिर कह रहा है कि क्या वो दिखेंगे जो होंगे हमें, जो कि शुगर डिजॉल्व किए थे या चीनी का पार्टिकल्स डिजॉल्व करें। डज लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी के लेवल चेंज होंगे। तो इसमें ये होता है कि जो हमारा मैटर्स कोई बना होगा, इतने छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स के मिलके बने होते हैं, वो हमें डिसअपेयर हो जाते हैं, हमें दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर, जो पानी का जैसे कोई लिक्विड होगा, तो इनके अंदर छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखते नहीं है। तो जब हम इसमें शुगर या कुछ सॉल्ट अगर जब डिजॉल्व करेंगे, तो इनके इतने छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, टूटने के बाद इनके बीच में जाकर के फिट हो जाएंगे, इनके स्पेस में। जब इनकी स्पेस में जाकर के फिट हो जाएंगे तो उनका लेवल नहीं बदलेगा, उनका लेवल डज नॉट चेंज, वही की वही लेवल रहेगा। जितना मैंने 50 ml पे अगर शुरू में मार्क किया था, वही मार्क वही रहेगा, उसी में वही चीज कर रहा। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड ऑब्जर्व द आइडिया मैटर्स मेड ऑफ द पार्टिकल्स व्हाट हैपेंस। इन्होंने एग्जांपल इसमें लिया, बताएं कि इन्होंने क्या किया, जार ले लिया कोई ग्लास रॉड 100 ml का, उसमें इन्होंने क्या किया 50 ml पानी रख लिया, फिर इन्होंने शुगर 1 स्पून डाल दी। मैंने जो एक्टिविटी थी मैंने आंसर उसमें बता दी, बट उन्होंने यही चीज को एक्सप्लेनेशन किया है। उन्होंने क्या किया, एक स्पून उन्होंने साल्ट या शुगर डिजॉल्व कर दी, फिर उसके बाद देखा तभी पानी का लेवल वही है, उनके स्पेस बीच में जाकर के पार्टिकल जाकर के डिजॉल्व हो जाते हैं। तो कह रहा व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट एंड वाटर पार्टिकल्स, सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, पार्टिकल्स के वाटर के पार्टिकल्स के बीच में साल्ट के पार्टिकल्स या तो इसमें NaCl मतलब सॉरी नमक के या तो शुगर के जाकर के उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर अब हम लोग आगे चलें। हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स, इन्होंने अभी एक बात तो बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे होते हैं, बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोग कहां से क्या बात कर रहे थे, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। मतलब आपने क्या बताया कि पार्टिकल्स छोटे होते हैं, बहुत टीनी 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 शेप होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन कितने छोटे होते हैं ये बताइए। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात इस एक्टिविटी में क्या बताया है कि इन्होंने एक ओ लिए, क्या 100 ml का ग्लास जार लिया, जिसमें इन्होंने 2 से 3 ड्रॉप मतलब क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट डाल दी 100 ml वाटर में। फिर इन्होंने क्या किया 10 ml 1/10 पार्ट एक स्पून से इन्होंने क्या किया दूसरे 90 ml में इन्होंने 10 ml को डाल दिया है, फिर वही कलर वो उसमें सोल्यूशन को, जो पहले पोटेशियम परमैंगनेट और परमैंगनेट और वाटर का मैंने घोल बनाया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखा तो वो भी कलर्ड शो करने लगे। पहला तो कलर्ड शो कर रहा था, दूसरा वाला भी कलर्ड। इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल्स उसमें भी घोल हो रहे हैं, डिजॉल्व उसमें भी हो रहे हैं। मतलब बस फर्क कितना है कि पहले के अपेक्षा 1/10 सोल्यूशन उसका गाढ़ा हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, थर्ड में यही प्रोसेस किया तो उससे कम डाइल्यूट हुआ। फिर नेक्स्ट में ऐसे इन्होंने क्या किया 5 to 8 टाइम्स
इन्होंने अप्रॉक्स कितना 5 to 8 टाइम्स लिए इस प्रोसेस को करा। फिर देखो इसमें एग्जांपल्स में पहला नॉर्मल था, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उससे कम कितना 1/10 ले गया इसमें। अगर ये 100 था, इसमें से 10 निकाला 90, मतलब 10 ml यहाँ ले गया, इसमें गया, तो इसके अपेक्षा 1/10 कलर शो करेगा। और उसके बाद इनमें वही प्रक्रिया इसमें किया, इसमें किया, 8 टाइम्स तक ले गए। फिर उन्होंने कहा नॉर्मल पहले ही जैसा हल्का हल्का होने लगता है इसका सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इन्हें इसका मतलब ये नहीं था कि इन्होंने कलर शो कराना, इनका कहने का मतलब ये था कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसको अगर इसमें डालेंगे, अगर ये कलर शो कर रहा था तो इसमें थोड़ा सा भी डालेंगे तो पूरे पानी में फैल जाएगी, पूरा पानी कलर शो करेगा। हाँ, कम करेगा लेकिन करेगा जरूर। उसके बाद यही प्रक्रिया इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। एक एक्टिविटी इन्होंने और लिया था, नेक्स्ट एक्टिविटी, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं गया हैंड वॉश हैंड करने, धुलने उलने, तो उन्हें क्या किया, 2 से 3 ड्रॉप मैंने डिटॉल लिक्विड सोल्यूशन को मैंने अपने हाथ में ले करके, या मैं नहाने गया तो उसको मैं वाटर के साथ धुल ली। फिर कितनी बार धुलेंगे, 3 से 4 5 बार हाथ धुलने के बाद अगर मैं उसको सूंघेंगे तो उसमें डिटॉल का खुशबू आएगा। तो खुशबू आना मतलब क्या होगा, जो उसके डिटॉल से लिक्विड थे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे हाथों में लगे हुए हैं, तभी तो खुशबू आ रहा है, धुल नहीं रहा। तो इन्होंने सेकेंड एक्टिविटी में यही लिया है। फिर इन्होंने बताया क्या है, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल जस्ट ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम। मैंने इन्होंने बताया क्या कि एक पोटेशियल परमैंगनेट का जो क्रिस्टल था उसमें मिलियंस पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब वो इतना छोटे से हैं, इसमें भी मिलियंस पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जो कि हमें नेकेड साइड से दिखेंगे नहीं, इतने छोटे होते हैं। विच कीप अनडिवाइडिंग थीम सॉल्व इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, छोटे से छोटे। फिर इन्होंने एक और एक्टिविटी पॉइंट बताया है बहुत अच्छी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड और इमेजिनेशन। मतलब कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारे सोच से भी परे छोटे, इतने छोटे होते हैं, जितना छोटा मैं सोच सकता हूँ उसको मैं इतना तोड़ 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 करके नेकेड आई इतना तक छोटा कर दूं कि नेकेड आई से ना देखिए, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमारे सोच से भी परे। फिर कह रहा है करेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर्स, जो पार्टिकल्स थे उनके कुछ कुछ करेक्टर्स है। पहले तो मैंने मैटर्स के बारे में कुछ डिफिनेशन बताया कि स्पेस घेरता है, मास होता है। फिर मैंने पार्टिकल्स से बताया कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं जिसे मैं देख नहीं, बियॉन्ड मतलब इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इतना छोटे होते हैं। फिर मैंने आगे आया कि पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टर मैंने पढ़ूंगा कि पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। भाई मैंने देखा भी कि पार्टिकल्स स्पेस घेरते हैं। कैसे? कि मैंने एक एग्जांपल एक्टिविटी लिया था कि यहाँ वाटर का पार्टिकल्स है, इनके बीच में स्पेस होता है, फिर वाटर, फिर इनके बीच में स्पेस, फिर वाटर, इनके बीच में जो स्पेस था इसी में तो पोटेशियम परमैंगनेट आकर के डिजॉल्व होकर उनके बीच में एडजस्ट कर ले रहा था। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पार्टिकल्स स्पेस बिटवीन देम। कह रहा है एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2, यही तो मैंने बताया एक्टिविटी पहले और 1.1 में और 1.2 में, कि जो मैंने दूसरा देखिए पहला पॉइंट 1.1 में कहा था सुगर साल्ट ले लेकर के पानी में मैंने डिजॉल्व किया था, या डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द वाटर। पहले में क्या किया, सबसे पहले सारी एक्टिविटी जो मैंने पढ़ा कि मैं पानी लिया, पानी में मैंने शुगर सॉल्ट या शुगर का क्रिस्टल या तो सॉल्ट का क्रिस्टल मैंने दोनों डिजॉल्व किया, तो घुल गया, पानी का लेवल नहीं बढ़ा। तो मतलब ये हुआ कि उनके बीच में स्पेस था वाटर के, उनमें जा करके ये क्रिस्टल अपने आप को डिजॉल्व करके घुस गए। फिर दूसरा उन्होंने किसका लिया, शुगर एंड था डिटॉल का। मैंने कहा हाथ धुलने के बाद इनके पार्टिकल्स हाथ में लगे रहते हैं, जो कि बार बार धुलने के बाद भी खुशबू आती है, मतलब पार्टिकल्स हमारे हाथ में चिपके रहते हैं। फिर नेक्स्ट करा पोटेशियम परमैंगनेट गेट यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने पानी में घोला, घोलने के बाद देखा कि उनका कलर चेंज हो जा रहा। इसका मतलब ये होता है कि उनके बीच में कलर तभी चेंज हो रहा है क्योंकि जाकर के घुल रहे हैं, तभी तो शो हो रहा है कलर। अगर घुलते ना जाकर के बैठ जाते नीचे तो कहाँ से कलर शो करते, नॉर्मल वही रहता। तो यही एक्टिविटी में यही बताया कि पार्टिकल है बिटवीन स्पेस, मतलब वाटर्स के बीच में या कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके बीच में स्पेस पाए जाते हैं। बस फर्क इतना है कि किसी के में ज्यादा वो स्पेस होता है, किसी में कम होता तो जरूर है। फिर इन्होंने कहा चाहे हम कॉफी पिए, टी पिए, ले नींबू पानी पिए, कुछ भी पिए, तो पार्टिकल्स वन टाइप मैटर गेट इनटू द स्पेस, मतलब सबका अलग अलग स्पेस होगा उनके बीच में, उनके बीच का अलग अलग कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा, दिस सो दैट्स देयर एनाउज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब जो भी होगा उसके बीच में स्पेस होगा, वही स्पेस घेरेगा।
फिर सेकेंड करा 1.122 एक्टिविटी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यू मोशन। वाह, दूसरा पहला क्या बोला, पार्टिकल्स बीच में स्पेस होते हैं। दूसरा क्या करा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यू मोशन, कोई भी पार्टिकल्स होगा वो कंटिन्यू मोशंस करेगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी लिया है। एक्टिविटी में इन्होंने क्या लिया है, पुट एन अंटिल एंसेस स्टिक कॉर्नर योर क्लास। मान लीजिए इसमें एक्टिविटी में यही बताया है कि यहाँ इस कॉर्नर पे मैं बैठा हूँ, या मैंने अगरबत्ती, ये स्टिक मतलब कोई अगरबत्ती ले ली, अगरबत्ती ले, अभी मैं इसे हीट नहीं किया हूँ, जलाया नहीं हूँ, लाइट नहीं दिया हूँ, अभी मैं अगर इसका स्मेल या खुशबू सूंघना चाहूंगा तो इसमें अभी खुशबू को मुझे नाक के पास ले आना पड़ेगा स्मेल करने के लिए। बट यही चीज अगर मैं जला दूं, हीट दे दूं, तो ये आप वहां बैठे हैं, आपके पास खुशबू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स आप गैसेज हैं, एक गैस फॉर्म में हो जाएगा जब हीट करने के बाद। तो गैस फॉर्म में जब आएगा, वेपर में जब गैस में, तो धीरे धीरे मोशन करेगा, मोशन करके आपके पास पहुंच जाएगा। या तो मान लीजिए हमारा जो वो होता है, क्या हमारे किचन में खाना बने, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन किचन की खुशबू यहाँ तक सूंघ लेते हैं, स्मेल आता है या उसका फ्लेवर जो होता है। कैसे? क्योंकि उनके गैस पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे। मोशन तीन प्रकार का ज्यादातर बेसिकली माना जाता है, ट्रांसलेटरी, रोटेशनली, और उसके बाद वाइब्रेशनली या ऑक्सीलेटरी। तो या तो वो आएगा जो स्ट्रेट लाइन होगा, ट्रांसलेटरी करेगा यहाँ से वहां। तो जो हम पार्टिकल्स होते हैं, इन्होंने कहा क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यू मोशन, जो पार्टिकल्स होगा वो कंटिन्यू मोशंस करेगा। एक्टिविटी में नेक्स्ट में करा है, टेक 2 ग्लास बीकर फीड विद द वाटर। 2 बीकर ले ली मैंने खाली, उसमें पानी भर ली। फिर अगर पुट ए ड्रॉप ब्लू एंड रेड एंड केयरफुली alongside this fight beaker honey and same with second beaker। इन्होंने इतना एक्टिविटी में बस एक ही समरी बताया क्या, इन्होंने 2 बीकर ले ली, और बीकर लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि 2 बीकर लेने के बाद इन्होंने एक में इंक रखा और एक में क्या किया, इन्होंने हनी ले ली, ड्रॉप ब्लू या एक में रेड या ब्लू कलर ले ली, और नेक्स्ट में क्या किया, केयरफुली इनसाइड द हनी ले ली। फिर उन्होंने घोल बनाया, छोड़ दी। पता है कौन जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कलर्ड वाले होंगे जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे हनी की शहद से अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं रेमंड बहुत फास्ट स्पीड में, क्योंकि इनकी कंसंट्रेट कम है, और जो हमारा ये हनी है कंसंट्रेट ज्यादा है, इसके भी मोशन, ये सॉलिडनेस इसके अंदर ज्यादा है, कंसंट्रेट पास पार्टिकल्स पास रहते हैं, तो इनके अंदर मोशन कम है इंक की अपेक्षा। फिर करा लीव द टीम अनडिस्ट्रीब्यूट इन योर हाउस इन कॉर्नर ऑफ द क्लास। इन्होंने वही ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं, बैठ करके सारी प्रक्रिया पूछ रहे हैं कि सबसे पहले कौन डिजॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में कौन होगा, रेड या ब्लू कलर्ड। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स डाइल्यूट है, इनके पार्टिकल दूर दूर है, जल्दी घुल जाएगी हनी के सब अपेक्षा। एक्टिविटी सेकंड लेते हैं, ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द ग्लास हॉट एंड वाटर। दूसरी एक्टिविटी में इन्होंने क्या कहा, 2 इन्होंने ग्लास ले ली 100 ml का वाटर का, तो एक में इन्होंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट का डिजॉल्व करते हैं, घोल बनाते हैं। बस क्या होता है, एक इन्होंने हॉट पानी लिया, गर्म पानी लिया, और एक इन्होंने कूल वाटर लिया। तो इन्होंने दोनों में जब डिजॉल्व किए तो इन्होंने बताया कि किसमें तेजी के साथ डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। नो डाउट ये जिसमें क्या नाम है, जो हॉट वाटर होगा वो जल्दी घुल जाएगी, क्योंकि उनके हीट होगी तो एनर्जी होगी तो जल्दी घोलेगा, और जल्दी घोलेगा तो उनके अंदर जल्दी सोल्यूशन उसका जल्दी हॉट वाटर का हो जाएगा कूल की अपेक्षा। और यही हम लोग मानते भी हैं कि जब हम लोग छोटे रहते थे कि हम लोगों की मम्मी जो बोनवीटा पिलाती थी, तो उनमें क्या करती थी कि जो मिल्क होता था, दूध होता था, तो उसमें गर्म दूध करके हम लोगों को बोनवीटा डाला जाता था। क्यों? क्योंकि जल्दी डिजॉल्व हो जाए, जल्दी हम लोग पी लें। तो यही इसमें सेकंड एक्टिविटी में बताया, अलाउ द क्रिस्टल ऑफ सेटल्स बॉटम पे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इन्होंने कहा कि ऑब्जर्व करेंगे टेम्परेचर इंडेक्स। सेकंड एक्टिविटी में यही बताया है कि कौन जल्दी डिजॉल्व होगा, कौन होगा, जो हॉट वाटर होगा कूल वाटर की अपेक्षा जल्दी डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मोशन ज्यादा होगा, इनके अंदर पार्टिकल्स बहुत तेजी के साथ डिजॉल्व हो जाएंगे।
नेक्स्ट में बोल रहा है particles of matter are continuously moving that they possess what we call kinetic energy। पार्टिकल अच्छा मोशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी पाया जाता है। उस एनर्जी को किस फॉर्म में हम लोग समझते हैं? काइनेटिक एनर्जी। दी टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। कह रहा है कि अगर किसी चीज को मैं टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो उनकी पार्टिकल को क्या होगा? मोशन तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी आना मतलब उनके अंदर मोशन आ गया, एनर्जी आना मोशन आ गया, मोशन आना उनकी फास्ट हो गया, फास्टर। वी कैन से इट इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल सो इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ना इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स ऑन कॉल डिफ्यूजन। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए टू डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, मैंने घोल नहीं बनाया, मैंने क्या किया, एक सोल्यूशन ली, उसमें वाटर डाल दी, उसके बाद मैंने इसमें कुछ ऐसा आए कंपाउंड से डाल दी, जो मतलब कि मैंने उसे रॉड के थ्रू घोल नहीं बनाया, उसे छोड़ दी। कुछ समय बाद वो आपस में इंटरमिक्सिंग करके डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे कुछ समय बाद। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जो अपने आप धीरे 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 डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। कह रहा दिस इंटरमिक्सिंग, आपस में दो मैटर्स या दो पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्सिंग कर लें टू डिफरेंट टाइप का, एक वाटर है तो दूसरा मान लीजिए मिल्क है, दोनों के एक साथ रख दिए एक दफा में, थोड़ी देर बाद सब एक इंटरमिक्सिंग कर लिए, तो यही कह रहा डिफ्यूजन हो गया उनके अंदर। वी ऑल्सो ऑब्जर्व द हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया उस लिक्विड को, क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन और तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा डिफ्यूजन रेट। पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैंने क्या बोला कि पार्टिकल्स होते हैं जो, पहली बात तो उन्होंने क्या किया, कुछ कैरेक्टर्स, पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टर के बारे में मैंने बोला कि पार्टिकल जो होते हैं स्पेस घेरते हैं। दूसरा पॉइंट्स में मैंने क्या बोला, पार्टिकल स्पेस घेरते हैं, उसमें मैंने पहला एक्टिविटी 1.1 टू 1.122 एक्टिविटी देखा कि पहले एक्टिविटी में उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने शुगर सोल्यूशन या वाटर के बीच में जो साल्ट सोल्यूशन का डिजॉल्व किए थे, तो उनके बीच में जाकर वाटर पार्टिकल्स घुस गए एक दूसरे के बीच में और अपने आप को वैक्यूम में एडजस्ट कर लिए थे। दूसरे एग्जांपल में क्या बोला कि पार्टिकल्स मोशन करते हैं। तो पार्टिकल मोशंस में मैंने क्या एग्जांपल लिया था, कोई स्टिक अगरबत्ती है, मैंने इस कॉर्नर से जला करके अगर वो करूँगा, बिना जलाए बिना हीट किए अगर वो करूँगा तो जो स्मेल आएगी तो वो मतलब कि मुझे नाक के पास तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जैसे लाइट कर दूंगा, जलाने के बाद अगर वो करेंगे तो आप वहाँ है, यहाँ से फ्लो कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा गैस। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के अंदर मोशन होता है। फिर थर्ड कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब इसमें क्या रहा है कि जो पार्टिकल्स होगा वो एक दूसरे के खींचने, पकड़ के, बांध करके, जकड़ के रखने की टेंडेंसी रखेगी, एक दूसरे के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर देखिए ये मैटर्स है, अगर ये सॉलिड है, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ना रखता तो शायद बीच से अगर टू अलग हो जाता, लेकिन इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बांधे हुए हैं, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्ट साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक गेम है ईदू मिस्मी, ये डांस कर रही हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को आर्म लॉक द्वारा, मतलब एक दूसरे के शोल्डर को पकड़ के अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ज्वाइन करके बांधी हुई हैं, और इन्होंने क्या किया, वो गेम खेल रहे हैं। दूसरे में क्या कर रहा है कि वही कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे को हैंड रिंग की तरह कलेक्ट करके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और थर्ड एक्टिविटी में क्या बोलता है, थर्ड में बोलता है कि एक दूसरे के फिंगर टिप्स, एक दूसरे के फिंगर को टच करके, कनेक्ट करके, एक दूसरे को टच करके वो गेम को खेल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा फोर्थ में, नाउ फोर्थ ग्रुप स्टूडेंट शुड बी अराउंड ट्राई ब्रेक। मतलब उन्होंने क्या कि स्टूडेंट को जब ब्रेक करना हो तो अगर उसमें बीच मान लीजिए कोई गेम है, पहला आर्म वाले लॉक करके एक दूसरे खड़े हैं, मैं अगर भागना चाहूँगा, निकलना चाहूँगा, तो सबसे आसानी से किसमें से निकल पाएंगे? जैसे फिंगर टच हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, एक दूसरे केवल टच करिए हैं, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इनके अंदर मोशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि मैं जिसमें वीक होगा, जो फिंगर टिप्स में, इसमें आसानी से चले जाएंगे। लेकिन फोर्स अट्रैक्ट सबसे ज़्यादा किसमें होगा? पहले में, जिसमें शोल्डर आर्म द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट करके रखे हुए हैं। दूसरा एक्टिविटी कह रहा है, जैसे टेक आयरन नेल, कोई लोहा है आयरन नेल का या पीस, या चाक ले ली या रबर बैंड ले ली, चाक ले लिए या रबर बैंड, ये क्या किया, एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा है पार्टिकल्स आपस में।
फिर कह रहा है ट्राई ब्रेकिंग देम हैमरिंग कटिंग एंड स्टेज। इसे मैं अगर अलग करना होगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी हैमरिंग करने की, कटिंग करने की, ब्रेक तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये अलग दूर दूर होंगे पार्टिकल्स, वरना एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बांधे हुए जोड़े हुए रखे हैं। इन विच द एबव थ्री सब्सटेंस थिंक द पार्टिकल्स होल्ड टुगेदर ग्रेटर फोर्स। पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को फोर्स करके जोड़े हुए हैं। पहला एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, टेक सम वाटर्स कंटेनर। हाँ सॉरी, नेक्स्ट एक्टिविटी बोल रहा है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हर एक टॉपिक पे पॉइंट पे इन्होंने एक्टिविटी की बात की है। इस एक्टिविटी में इन्होंने बोला कि मान लीजिए सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग सरफेस वाटर, ट्राई योर फिंगर। जब हम लोग पानी को सरफेस को आसानी से ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, उनके जो पार्टिकल्स हो गए थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसीलिए मैं उनको आसानी से ब्रेक कर लेता हूँ। वेयर यू एबल टू कट सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस को मैं कैसे आसानी से कट कर देता हूँ, फिर वो दोबारा रीगेन करके वापस आ जाते हैं। अगर मैं पानी लिया हूँ, अगर किसी में जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ हैंड से, तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो आपस में फिर जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं। What could be reasons behind of the surface water remaining together? फिर क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण दोबारा फिर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं? इन्होंने बताया that particles of matter have force acting between। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है। फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, एक दूसरे को पार्टिकल्स कनेक्ट करके फोर्स के साथ जोड़े रखता है। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन वेरियस फ्रॉम वन काइंड टू अदर। हर पार्टिकल्स के अंदर फोर्स अलग अलग होता है और हर पार्टिकल्स का एक अलग अलग फोर्स होल्ड करने की अलग अलग टेंडेंसी होती है। यही बात बोला, जैसे पानी में कम फोर्स देंगे, कम फोर्स देने पे पानी की कट जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि कट द सरफेस ऑफ वाटर आसानी से हो जाएगा। बट अगर कोई यही लोहा होता, मेटल्स होता, उसको मुझे अगर कट करना होता, पार्टिकल्स को दूर दूर करना होता, तो मुझे ज़्यादा फोर्स देना पड़ता, मुझे ज़्यादा मतलब कि उनको यहाँ तक कि बोल रहा था हैमरिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, ये सब यूज कर रहा था। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैटर के बारे में मैंने बताया कि कोई भी मैटर होगा, स्पेस, वैक्यूम था। इसमें कुछ देखिए, जैसे चेयर क्या मैटर से, बिल्कुल इसका मास है भाई। एयर बिल्कुल कंपोजिशन का बना हुआ, कुछ ना कुछ गैसेस का मिलकर के बना हुआ। लव ये तो नाम है, ये तो थोड़ी पार्टिकल्स हैं, ये तो नाम है, इसका ना मास है ना कुछ इसकी वैल्यूम। स्मेल, ये भी खुशबू, स्मेल है। अगर स्मेल का नाम अगर देखा जाए तो ये केवल स्मेल है, तो ये स्मेल नहीं हो सकता। हेट, झोपड़ी की बात करेगा तो ये अगर ये होगा तो ये भी मैटर्स में आया जाएगा। लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम, इसमें कहीं दिया है स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये मैटर्स है। लेमन मैटर्स है, एलमॉन्ड्स मैटर्स है। मैटर्स का मतलब ये सीधा सीधा एक ही डिफिनेशन है, क्या कि उसका मास होगा, वो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, उसकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। बाकी और सारे वही क्वेश्चन बार बार बोलता है। हम आ जाते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्टेट ऑफ मैटर्स। थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर देते हैं पीछे जो मैंने पढ़ाया। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मैटर्स हमारे सराउंडिंग में जो होते हैं, बड़े बड़े से मैटर्स होते हैं, और उसके बाद मैटर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। मैटर के पास मास होता है, वॉल्यूम होता है। फिर उसके बाद बोला गया कि मैटर्स इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। फिर आगे चल के मैंने बताया अर्ली साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने बताया कि जो मैटर्स होते हैं उनके 2 क्लासिफिकेशन में बांटा गया। कौन कौन से, फिजिकल और केमिकल। बेसिकली हम लोगों को फिजिकल में पढ़ना है। आगे बात किया गया कि जो मैटर्स होते हैं, हमारी फिजिकल जो मैटर्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स, जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को बांधने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरा कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनके ये स्पेस घेरते हैं। उसके बाद थर्ड में उन्होंने कहा कि पार्टिकल जो होते हैं ये मोशंस करते हैं। ये पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स थे। फिर आ गए हम लोग स्टेट ऑफ मैटर्स। यहाँ से हम लोग चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कितने स्टेट में होता है। कह रहा ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड। हम जो देखते हैं डिफरेंट टाइप के मैटर्स, जैसे कि ये अलग शेप है, स्टैंड अलग है, फोन अलग है, लाइट अलग है, सबका एक अलग अलग शेप है। वी कैन सी मैटर्स अराउंड एग्जिट 3 डिफरेंट स्टेट। बट ये सब जो अलग अलग हैं ये इन्हीं 3 में एग्जिट करेंगे। किसमें किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। कोई भी मैटर होगा इन्हीं में एग्जिट करेगा, या तो वो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, जो भी चीज़ है।
3 स्टेट ऑफ द मैटर्स अराइज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इन्हीं चीज में इनकी कुछ न कुछ जो भी कैरेक्टर्स होगा, या तो मोशन करेंगे, या तो अट्रैक्ट करके रखेंगे, या तो इनके अंदर स्पेस घेरेंगे। पहला चैप्टर आता है कि द सॉलिड स्टेट, सॉरी पहला चैप्टर नहीं, पहला टॉपिक इसमें है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में जान ले। कोई भी सॉलिड्स होगा तो पहला बात तो होगा कि उसकी फिक्स शेप होगा, फिक्स मास होगा, फिक्स शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा, और इनकम्प्रेसिबल होगा, वो दबेगा नहीं, प्रेस नहीं होगा, रिजिड होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं होगी। पहला करा कलेक्ट फॉलोइंग आर्टिकल्स, पेन, बुक, नीडल आर द पीस ऑफ वुडन स्टिक। मैंने इन्होंने क्या किया, स्केच द शेप एबव द आर्टिकल शेप द नोटबुक ऑफ द पेंसिल। मैंने क्या किया, कोई भी अगर सॉलिड होगा उसका फिक्स शेप होगा, फिक्स मास होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। मान लीजिए मैं उन्होंने कहा कि अगर मैं पेन ले रहा हूँ और बुक में मैंने एक स्केच बना रहा हूँ, तो ये जो स्केच बनाऊंगा इसका फिक्स से होगा इसमें, क्योंकि इसकी वॉल्यूम फिक्स है, शेप इसका फिक्स है, अपने शेप का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड है, ये फ्लो नहीं करेगा। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत टाइटली एक दूसरे को जोड़ के रखा है, मोशन नहीं करेगा, ये बहुत निग्लिजिबल मोशन करेगा सॉलिड्स में। ठीक है, ड्यू टू ऑल हैव द डिफाइन शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम। क्या इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, क्या इसका शेप डिफाइन कर सकते हैं, इसका क्या फिक्स बाउंड्री वॉल्यूम होता है क्या? व्हाट हैपन दे हैमर्ड आप पुल्ड द ड्रॉप। क्या बात है कि इसके जब हम हैमर्स तोड़ेंगे, हैमर्ड करेंगे, तोड़ेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। आर दिस कैपेबल डिफ्यूजन ईच अदर, क्या ये डिफ्यूज हो सकता है सॉलिड स्पीड? उसके बाद ट्राई कंप्रेसिंग, क्या इसे मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, दबा सकता हूँ, दबेगा सॉलिड अगर है तो। देन अप्लाइंग फोर्स दे करके। आर यू एबल कंप्रेस देन। इन्होंने कहा पहले पॉइंट में इन्होंने बोला कलेक्ट में कि आप अगर जो सॉलिड होगा उसका फिक्स शेप होगा, आप एक पेंसिल ले लीजिए, उसको स्केच बनाएंगे तो उसकी बाउंड्री और उसकी वॉल्यूम सेम आएगा। फिर स्केच द्वारा फिर ड्यू ऑल द डिफाइन शेप, क्या इसके शेप डिफाइंड बाउंड्री सब फिक्स होगा। नेक्स्ट में करा व्हाट हैपन देयर हैमर्स पुल द ड्रॉप। ऐसा क्या बात है कि जिसे अगर हम सॉलिड को हैमर्ड करेंगे तो पुल टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, ये आसानी से एक दूसरे पार्टिकल्स को ब्रेक नहीं करते जब तक इनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स ना दूँ। फिर नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, आर दिस कैपेबल डिफ्यूजन ईच अदर। क्या ये आसानी से सॉलिड डिफ्यूज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अगर डिफ्यूज होता तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं एक बुक ले आऊँ, या तो मैं ये पेन ले रहा हूँ, यहाँ पे एक दूसरा पेन ले लेता, ये माइक और ये दोनों सॉलिड्स हैं पास में रखता, तो क्या ये डिफ्यूज हो जा रहे हैं? क्या डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं। तो यही कह रहा है, क्या ये डिफ्यूज हो जाएगा? नहीं, डिफ्यूज नहीं होंगे, कैपेबल नहीं है। ट्राई द कंप्रेसर देन द अप्लाइंग द फोर्स। क्या ये कंप्रेस करने पे, ये फोर्स देने पे कंप्रेस हो रहा है क्या? नहीं, फोर्स देने पे बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो, क्योंकि सॉलिड है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें मतलब कि वो उनके अंदर टेंडेंसी होती है, फिर लेकिन रीगेन कर लेते हैं वो, अगर सॉलिड होंगे तो अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे। फिर कह रहा ऑल दी अबव द एग्जांपल सॉलिड्स, ये सॉलिड्स है। कैन ऑब्जर्व, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डिफाइन शेप। कोई भी अगर सॉलिड होगा तो उसका शेप फिक्स होगा, बाउंड्री फिक्स होगी, वॉल्यूम फिक्स होगा, हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, वो बिल्कुल दबेगी नहीं है, कंप्रेस नहीं होगी। क्या? अगर सॉलिड्स होगा। हैव द टेंडेंसी मेंटेन्स द शेप ऑफ द सब्जेक्ट, इसकी जो टेंडेंसी होगी ये मेंटेन रखेगा खुद को, अपने आप को। कंसीडर द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। व्हाट अबाउट द रबर बैंड। अभी तो मैंने इन्होंने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड मतलब कि एक कंप्रेस नहीं होते हैं और इनकी फिक्स बाउंड्री होती है। बट यहाँ ये क्वेश्चन किया, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज शेप स्ट्रेचिंग सॉलिड। अगर वो सॉलिड है तो रबर बैंड जो है उसका शेप क्यों चेंज हो जा रहा है फोर्स देने पे? क्यों? पहला क्वेश्चन। दूसरा अगर व्हाट अबाउट द शुगर साल्ट हैव द केप्ट डिफरेंट जार दिस द शेप दिस जार आर दिस सॉलिड। दूसरे में बोल रहा है कि जब आपने बोला, अभी तो बोल रहे हैं कि सॉलिड है, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन हम दूसरे जार में रख दूं, दूसरे बर्तन में रख दूं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी एक ऐसा है जिसमें अगर रखूंगा, कोई बॉक्स में रखूंगा तो उसका अलग शेप आएगा, लेकिन अगर उसे बड़ा बॉक्स में रख देंगे तो उसका अलग शेप आएगा। तो मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है या उसका शेप चेंज हो जा रहा है? नहीं, अगर वो सॉलिड है
तो उसको अगर मुझे देखना है, उसके बारे में डिफाइन करना है, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक पार्टिकल को लेकर के उसका चीज़ें हम उसके बारे में जानेंगे। उसका फिक्स बाउंड्री, फिक्स शेप, फिक्स वैल्यूम अगर देखना है तो मैं इंडिविजुअल देखना है, इंडिविजुअल देख करके बात करना है, उसका शेप नहीं। फिर कह रहा व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज आर सॉलिड एट ऑफ द कंप्रेस वाई। अभी तो बोल रहे थे कि जो सॉलिड होते हैं कंप्रेस नहीं होते, तो ऐसा क्या है जो स्पॉन्ज होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंप्रेस इसलिए हो जाते हैं, उनके अंदर माइन्यूट छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है गैसियस, उसमें आकर के गैसियस आ जाते हैं, जिससे मैं कंप्रेस करूंगा तो गैस से बाहर हो जाएंगे, फिर कुछ समय बाद वो फिर रीगेन कर लेंगे, फिर आ जाएंगे अपने नेचुरल स्टेज में। आर दी एबव सॉलिड, इन्होंने बताया रबर बैंड चेंज द शेप अंडर द फोर्स ऑफ रीगेन। जो रबर बैंड होते हैं वो रीगेन कर लेते हैं अपने टेंडेंसी को, अपने शेप को। फिर उन्होंने दूसरे वाले में, दूसरे पॉइंट में बोला दी फोर्स रिमूव, अगर हम फोर्स हटाएंगे तो अपने आप को रीगेन कर लेंगे, फिर उसी नेचुरल स्टेज में आ जाएंगे, एक्सेस फोर्स ऑफ द फ्लाइट। लेकिन अगर उसको जो ज़्यादा फोर्स दे देंगे तो हमारा रबर बैंड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर कैन क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स शेप, टेक द हैंड और प्लेट एंड जार। इन्होंने वही बात बताया कि उसका शेप फिक्स होता है अगर इंडिविजुअल देखा जाए, हैंड पे रखा जाए, किसी जार में रख करके या किसी प्लेट में रखेंगे, एक को इंडिविजुअल को देखेंगे तो उसका फिक्स शेप रहेगा, फिक्स वॉल्यूम रहेगा। ये नहीं है कि अभी मैंने यहाँ पे चीनी रख दी, एक क्रिस्टल पार्टिकल्स, उसके बाद थोड़ी बात देख रहे हैं उसका शेप अलग अलग हो जा रहा है ना। बहुत सारे चीज़ों को अगर किसी बर्तन में रख रहे हैं तो वो अलग शेप तो देगा ही देगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं देख रहे हैं, पूरे उसके साथ एक साथ देख रहे हैं कई सारे। फिर कह रहे हैं स्पंज है माइन्यूट होल, जो स्पंज होते हैं उसके अंदर माइन्यूट होल होते हैं, इन विच आर ट्रैप प्रेस द एक्सपेल्ड आउट ऑफ वेयर एबल टू कंप्रेस। जैसे मैं अगर एयर को जैसे प्रेस करूंगा एयर बाहर हो जाएंगे, एक्सपेल हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, कुछ समय बाद फिर वो रीगेन करके वापस अपने नेचुरल स्टेज में आ जाएंगे। सॉलिड तो खत्म हो गया। सॉलिड के बारे में क्या किया कि इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स बाउंड्री होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, हिट होती है। बट लिक्विड के बारे में उसका थोड़ा सा अलग है, सॉलिड से इसका फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे हम देख लेते हैं एक्टिविटी में, कह रहा है कलेक्ट दी फॉलोइंग, वाटर्स हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, जूस हुआ, कोल्ड ड्रिंक। हाँ थोड़ा सा ये है, इसे ये हमारा जो लेक्चर है वन शॉट है। वन शॉट मतलब कि हम एक लेक्चर में इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी, थोड़ी स्पीड बोलने की जो होगी या इसे पढ़ाने की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि हमको 1 घंटे के अंदर पूरी चैप्टर को, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना है विथ एग्जांपल, विथ एक्टिविटी, तो थोड़ा स्पीड फास्ट रहेगी, बट हाँ पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। करा कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, करा जैसे कि मैं किसी लिक्विड को अगर दूसरे जिस जार में रख रहा हूँ या जिस कंटेनर में रख रहा हूँ वो उसी शेप में एडजस्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्स शेप नहीं है। और क्यों फिक्स शेप नहीं है? उसके अंदर फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी मतलब वो रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं है तो फ्लो कर जा रहा है, इसीलिए उसकी फिक्स शेप नहीं है। करा व्हाट हैपेंस दिस लिक्विड स्प्लिट ऑन फ्लोर, जैसे कि क्या बात है कि जैसे लिक्विड में पानी को अगर यहाँ गिरा दूं तो फ्लो कर जाता है, ये सॉलिड है इसे गिरा दिया तो फ्लो नहीं किया, यहीं यहीं पड़ा रह गया। मतलब इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है इसके अंदर फ्लूइडिटी पाया जाता है, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करेगा इसके अंदर। फिर कह रहा मेजर द 50 ml लिक्विड्स ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर रिमेन्स द सेम। क्या रहा वही बात रहेगा कि मैं दूसरे बोतल में दूसरे कंटेनर में रखूंगा तो जो शेप होगा वही रहेगा जो मैं मार्क किया था जिस बोतल से? ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। किसी का आयतन ज्यादा होगा, किसी की शेप, कोई बोतल अलग होगी, कोई बोतल हाइट में ज्यादा होगी, कोई बोतल्स होगा जिसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, तो सबकी अलग अलग वेरिएबल करेगी शेप में। डज द शेप लिक्विड्स रिमेन शेप? नहीं, सेम नहीं रहेगा। When you pour liquids of one container to another container easily, ऐसी क्या बात है जो लिक्विड्स है ये वन कंटेनर टू दूसरे कंटेनर आसानी से फ्लो कर जाता है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्लूइडिटी पाया जाता है, वो रिजिड्स नहीं होते, इसीलिए फ्लो कर जाता है, और सॉलिड रिजिड होता है। कर वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, बात किया ना यहाँ पे कि इसका फिक्स शेप नहीं होता, बट है फिक्स वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए 5 लीटर, मैंने 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लाया, तो 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक मैं अगर कोल्ड ड्रिंक के बोतल में रखूंगा तब भी 2 लीटर रहेगा, और उसे मैं अगर ऑयल के बोतल में रख दूंगा 2 लीटर के तब भी वो 2 ही लीटर रहेगा। उसका वैल्यू फिक्स है, जितना रहेगा उतना ही रहेगा। टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर विच दे आर द लिक्विड्स, लिक्विड्स फ्लो कैन चेंज सो दे नॉट रिजिड बट कैन कॉल फ्लूइड। यही बात करा कि लिक्विड फ्लो कर देगा, चेंज हो जाएगा शेप,
दे आर नॉट रिजिड। क्यों? क्योंकि लिक्विड रिजिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, इनकम्प्रेसिबल, उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होता है लिक्विड्स के अंदर। और उसके बाद कैन भी कॉल, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड्स बोलते हैं, जो आसानी से फ्लो कर जाए। इन्होंने रेफर किया एक्टिविटी 1.5 में, 1.4 में, कि जो चीजें मैंने 1.4 1.5 में मैंने आपको बताया था एक्टिविटीज में कुछ एग्जांपल्स, उसी को इन्होंने रेफर कर दी। बट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। हाँ, इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि जो सॉलिड्स होता है वो लिक्विड्स में घुल जाता है, या जो लिक्विड्स होता है लिक्विड में घुल जाता है। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज द डिजॉल्व इन वाटर। कह रहा जो गैसेज होते हैं वो एटमॉस्फेयर प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्यों वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इन्होंने ये बात है, देखिए सॉलिड्स जो होते हैं ये लिक्विड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, कह रहा है सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। मतलब जैसे में पानी है लिक्विड्स, सॉलिड मतलब नमक ले ली, NaCl ले ली, या तो क्रिस्टल आपका ये ले साल्ट है, या शुगर ले ली। तो शुगर या सॉल्ट जो है सॉलिड है, वाटर लिक्विड्स है, तो मैंने उनमें डिजॉल्व कर दी, तो सॉलिड और लिक्विड का डिजॉल्व हो जाते हैं आसानी से। या लिक्विड लिक्विड का ले ले, मान लीजिए मैं कोल्ड ड्रिंक लिया हूं और कोल्ड ड्रिंक में मैंने क्या किया, या एल्कोहल और पानी वाला एग्जांपल ले लीजिए, एल्कोहल में मैंने पानी मिलाया, डिजॉल्व हो गए। या तो दूध, दूध में मैंने पानी मिला दी, तो लिक्विड्स लिक्विड्स आपस में क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए। फिर कह रहा द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा गैस जो होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में। क्योंकि यही तो बात है, जो हमारे वाटर पानी में जो कुछ जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए और गिल्स द्वारा वो अपना वो करते हैं ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वाटर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैसेज हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हैं, ये किसमें, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, जिससे हमारे जो जीव जंतु हैं एनिमल्स में, वो आसानी से रिस्पायरेशन कर सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। यही चीज कह रहा, दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन कैन कार्बन डाइऑक्साइड आर द एसेंशियल फॉर सर्वाइव एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर कह रहा है ऑल लिविंग क्रिएट नीड्स ब्रीथ फॉर सर्वाइव। अगर हम जिंदा रहना है तो हम क्या करेंगे, सर्वाइव ब्रीथ करेंगे, अगर हमें सर्वाइव करना है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन। अरे अब यही तो बात है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको क्या चाहिए, गैसेस चाहिए, और गैसेस चाहिए मतलब वाटर लिक्विड है, उनके अंदर गैस डिजॉल्व होता है, तो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होते हैं। दूसरी बात, अरे हमने क्या किया, हम लोग जब देखते हैं कहीं जाते हैं अच्छे जगह, तो जो हम लोगों का एक्वेरियम होता है जिसमें फिश रखा रहता है, देखोगे तो वहां नीचे से मशीन या मोटर लगाया जाता है जो बुलबुला देता रहता है। वो बुलबुला देना मतलब वो गैस दे रहा है, गैस देने से जिसे वाटर, जिसमें क्या होता है फिशेस हैं जो, क्योंकि उनका जो वाटर है उसमें गैसियस एक्सचेंज कमी हो जाती है, तो जिसके कारण हम मशीन लगा करके गैस को एक्सचेंज करेंगे और जिसे फिश हमारी आसानी से जिंदा रहती हैं। Thus we may conclude that solid, liquid and gas are diffused into liquid। मतलब सारे चीजें लिक्विड में घुल सकते हैं। मान लीजिए हमारा लिक्विड्स है, इसमें सॉलिड भी डिजॉल्व होगा, इसमें लिक्विड्स भी होगा और इसमें गैस भी डिजॉल्व होगा, तीनों डिजॉल्व हो जाएंगे। फिर आगे कह रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड इन फास्टर देन सॉलिड से। भाई जो लिक्विड्स है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उनके अंदर मोशन ज्यादा होगा, और जब मोशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। किसके अपेक्षा, सॉलिड, बट गैस के अपेक्षा नहीं, सॉलिड के अपेक्षा। फिर ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ द लिक्विड स्टेट, वही चीजें इन्होंने वही बार बार बातें बताई है कि पार्टिकल्स मूव फ्रीली थ्रू द ग्रेटर स्पेस। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अपेक्षा जो लिक्विड है उनके स्पेस उनके बीच में ज्यादा होता है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, इसीलिए वो ज्यादा मूव करते हैं, या इसी उनके अंदर ज्यादा मोशंस होते हैं। किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं गैसेस के। गैस क्या होता है, गैस हैव आर एवर ऑब्जर्व बैलून सेलर फीलिंग। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो हम लोगों अगल बगल जो बैलून बेचने वाला, बैलून फुला के बेचने वाला जो आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम सिंगल सिलेंडर गैस। ऐसी क्या बात है कि जो छोटे से सिलेंडर ला करके वो बहुत सारे बैलून्स, लार्ज नंबर मतलब सैकड़ों बैलून्स वो फुला फुला करके बड़ा बड़ा सा सेल करता है। क्यों क्यों वाई? फिर कह रहा है इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स आर एबल फिल टू सिलेंडर, हिम चेंज द सिलेंडर, हिम विच गैस डज हैव द
इन दिस सिलेंडर्स। फाइनली इन्होंने क्या पूछा कि ऐसी क्या बात है जो बैलून सेलर होते हैं वो छोटा सा सिलेंडर लाते हैं, उसके बाद उससे कम से कम सैकड़ों बैलून फुला करके दे देते हैं। बैलून तो इतना होता है लेकिन इतना बड़ा बड़ा सा बैलून, मेनी बैलून, मतलब कि सैकड़ों बैलून फुला करके दे देते हैं। ऐसे क्या बात है? क्यों? क्योंकि गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है। गैस के अंदर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण फोर्स के साथ उसे कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर में लिक्विफाइड करके हम एक जगह से दूसरे जगह अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हैं हाईली प्रेशर द्वारा। ड्यू टू लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर द्वारा उसे कंप्रेस करके हम कहीं ना कहीं मूव कर जा सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह। यही बातें हैं। जब हम लोग क्या होता है, हम लोगों को हॉस्पिटल में जब आईसीयू में होना होता है तो गैस की सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो हमें क्या होता है कि बड़े भारी अमाउंट में गैसेस को कंप्रेस किया जाएगा, कंप्रेस करके लिक्विफाइड करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह दूसरे जगह, हॉस्पिटल में आसानी से पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि हम लोगों को जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, बहुत सारे गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विफाइड करके हम लोगों को सिलेंडर में एलपीजी जो हम लोगों का होता है खाना बनाने वाला, उन लोगों वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। या तो सीएनजी हो गया, जो हम लोगों का नेचुरल गैसेस हैं, उन्हें भी कंप्रेस करके ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। यही बातें इन्होंने यहाँ पे पूछा है, बोला है गैसेस के बारे में। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट, वी ऑब्जर्व गैस, द गैस हैवी द हाईली कंप्रेसिबल, क्या गैस जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड से ज्यादा कौन कंप्रेसिबल होते हैं? गैसेस होते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर वी गेट आवर द होम कुकिंग, ऑक्सीजन सप्लाइड द हॉस्पिटल सिलेंडर कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी यूज्ड फुल डेज इन द व्हीकल्स। वही बात उन्होंने बोला, क्यों? क्योंकि उसे कंप्रेस किया जाता है गैसेस, और उनके अंदर मोशंस ज्यादा होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, उनके अंदर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, बट उसको लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में कंप्रेस करके गैस को लिक्विफाइड हल्का किया जाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट किया कर दिया जाता है। इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एक्टिविटी में, करा टेक 100 ml सिरिंज एंड क्लोज द नोजल। कोई हमने 100 ml सिरिंज ले ली। इस एक्टिविटी में मैं बता देता हूं जल्दी से, इन्होंने एक सिरिंज ले ली, इसका नोजल जो था क्लोज कर दी, एक तीन इन्होंने क्या ली? सिरिंज ली। तीनों में नोजल क्लोज करने के बाद एक में गैस भर दी, दूसरे में लिक्विड भर दी, और तीसरे में इन्होंने क्या किया? सॉलिड्स कुछ पार्टिकल्स भर दी। फिर इन्होंने कहा कि जो कंप्रेस करिए, और कंप्रेस करने पे सबसे कम फोर्स किसमें लगेगा, या सबसे आसानी, सॉरी थोड़ी देर बाद उसका नोजल ओपन करते हैं और फिर बोलते हैं कंप्रेस करिए, तो सबसे आसानी से फोर्स किसमें, कम से कम फोर्स किसमें देना पड़ेगा? गैसेज में। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम भी देंगे तब भी डिफ्यूज हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोर्स किसमें देना पड़ेगा? सॉलिड में, क्योंकि इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है और दबती नहीं, प्रेशर उसको ज्यादा प्रेस देना पड़ता है कंप्रेस करने के लिए, इसीलिए यही चीज इसमें बोला। रिमूव द पिस्टन, इन्होंने कहा 100 ml सिरिंज में क्लोज द नोजल्स रबर काक द्वारा, फिर करा 100 ml, सॉरी रिमूव द पिस्टन, मैंने पिस्टन को खींचा, ऑल द सिरिंज, तीनों सिरिंज में, लिविंग ऑन द सिरिंज अनटच, फील वाटर द सेकेंड, पहले में क्या किया इन्होंने? फील वाटर, एक में वाटर भर दी, सेकेंड में इन्होंने कुछ चाक, मतलब कि छोटे छोटे चाक के पार्टिकल्स भर दी, एंड थर्ड में इन्होंने, पहले में क्या हुआ? कुछ गैसेस भर दी थी। इंसर्ट द पिस्टन बैग इनटू द सिरिंज, फिर इन्होंने सिरिंज के इंसर्ट की जो किए थे बैग से, यू टू अप्लाई सम वेलाइन द पिस्टल फोर्स इंसर्टिंग द यू सिरिंज देयर स्मूथ मूवमेंट। पूछ रहा है कि कौन आसानी से स्मूथ कर जाएगा, वही चीजें मैंने आपको बताया था, वही चीज इन्होंने इसमें बता दी बाबू। फिर करा नाउ टू द कंप्रेस कंटेंट बाय द पुशिंग द पिस्टन इज सिरिंज, कंप्रेस करने पे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया कंप्रेस करने पे, कौन आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। फिर कह रहा व्हाट डू यू डू रेफर फ्रॉम द योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो यही चीज मैंने ये बताया कि लिक्विफाइड करने पे गैस आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, सॉलिड आसानी से कंप्रेस नहीं होते। जैसे कि बड़ा सा लकड़ी है, उसे इतना ज्यादा कंप्रेस करके उसे आसानी से मैं छोटे से बॉक्स में नहीं रख सकता, बट बड़ा सा बहुत सारे गैसेस को मैं कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकता हूं। फिर कह रहा ड्यू टू
इसमें कुछ चीजें बताया है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, वही जो चीजें मैंने आपको बताया, वी कम नोज द बैंक, कुक द किचन विदाउट एंटरिंग देयर टच ऑफ द नॉस्ट्रिल। इन्होंने कहा कि अगर मैं खाना बन रहा है किचन में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ रहने पे भी, यहाँ बैठने में भी हम उसके क्या होता है कि स्मेल में यहाँ तक हम लोगों को आ जाता है, जो हम लोगों को महसूस हो जाता है कि क्या बन रहा है वहाँ पे, कि अच्छी चीजें बन रही है क्या। क्यों? क्योंकि गैस है, गैस होना उनका डिफ्यूजन आसानी से हो जाती है, और हाई टेम्परेचर देने पे तो और तेजी से आसानी से उनकी डिफ्यूज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ड्यू टू हाई स्पीड पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन द गैसेस सो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट गैसेस। यही चीज बोल रहा है, क्यों? क्योंकि गैस के अंदर जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, और गैस क्या करते हैं, उनके अंदर स्पेस ज्यादा होता है, और उनकी जो मोशंस होते हैं बहुत ज्यादा करते हैं, और उसके बाद पार्टिकल्स आर लार्ज हाई स्पीड, उनकी स्पीड काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है गैसेस का, इसीलिए एक जगह से दूसरे जगह आसानी से वो डिफ्यूज कर जाते हैं। फिर इन्होंने कुछ लिया है गैस स्टेट, particles of the move around the randomly high speed due to the movement of the particles each other। इन्होंने कहा wall of containers, the pressure exerted gas because the force exerted particles of the area। इन्होंने कहा जो गैसेज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मोशन होता है, उनके अंदर सबसे ज्यादा स्पीड के साथ डिफ्यूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गैप ज्यादा होते हैं। यानी एक एग्जांपल लिया है इन्होंने, पहले वाले में सॉलिड ले ली, दूसरे वाले में लिक्विड्स ले ली, और थर्ड वाले में गैसेज ले ली। तो सॉलिड लेने पे इनके अंदर क्या देखे, इतना बहुत माइन्यूट इनके अंदर गैप है, निग्लिजिबल है, तो इनके अंदर मोशन क्या होगा, वेरी लेस होगा। इसमें क्या होगा, मॉडरेट होगा, थोड़ा सा मोशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अपेक्षा इसमें थोड़ी सी स्पेस पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे वीक है, इसीलिए इनके मोशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, मॉडरेट होगा। अगर ये वेरी लेस है तो थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा। बट इसमें गैसेस देखिए, गैसेस के अंदर पार्टिकल्स कितने ज्यादा ज्यादा दूर दूर हैं, इनके अंदर बहुत सारे स्पेस हैं, इनके अंदर मोशंस बहुत ज्यादा होंगे, और इनके अंदर मोशन ज्यादा होंगे तो पार्टिकल्स आपस में, वाल होता है जो किसी वैलून का वाल हो या किसी सिलेंडर का हो, तो आपस में टक्कर होगा, जब टक्कर होगा तो हीट जनरेट करेंगे, हीट जनरेट करना मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो इनके अंदर मोशन और बढ़ जाएगी। अच्छा, यही बात है जो कि हम लोगों का जो बैलून होता है, गुब्बारा होता है, उसका शेप एक शेप में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि गैसेस जो होती है हमारी रैंडम मोशंस करते हैं, भागते हैं, उनके अंदर स्पेस ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं वो बाहर भागने की टेंडेंसी ज्यादा करते हैं, जिसके कारण बैलून के वाल को एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं, जिसके कारण वो जैसे बैलून मतलब अगर पिंच हो जाए तो फट जाए, तो बाहर सारे गैसेस भागने की कोशिश करते हैं। यही बात है, इन्होंने गैस के स्पेस बताया, किसके बारे में बताया, स्पेस, और जिसके अंदर स्पेस ज्यादा होगा उसके मोशंस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी या मोशंस। ये सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होगा, गैस में, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कुछ चीजें हैं इन्होंने कहा, दी मास पर यूनिट वॉल्यूम आर सब्सटेंस कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी एक यूनिट से, डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी जैसे हो, डेंसिटी को, किसी डेंसिटी को, मास को, किसी मास को अगर वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दें तो डेंसिटी होती है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा ये क्या है, मार्कर या पेन, इसका ये मास मैं 20 ग्राम पकड़ लेता हूँ, कितना, 20 ग्राम, और इसका जो साइज होगा 10 सेंटीमीटर में पकड़ लेता हूँ। अगर मैं 20 ग्राम को 10 सेंटीमीटर में, अगर पहली बात तो मैं इसे किस में रखेंगे, इसे केजी में रखेंगे, और इसे किस में रखेंगे, मीटर क्यूब में रखेंगे, क्योंकि जो ये जो मास था मैंने मैटर का, मैंने किस में बताया था शुरू में कि वो केजी में रहना चाहिए, और उसके बाद जो वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब में रहना चाहिए अगर कोई भी मैटर है। बट हम ऐसे बता दे रहा हूँ डेंसिटी के बारे में, तो 20/10 इक्वल टू 2, मतलब 2 सेंटीमीटर इसकी, सॉरी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होगी, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती। 1 ग्राम मतलब 1 सेंटीमीटर में 2 ग्राम पाए जाएंगे जो इसकी डेंसिटी होगी जो। इसीलिए ये बोल रहा है कि अगर कोई डेंसिटी निकालेंगे, इसे केजी और मीटर क्यूब में रखना, बट मैंने इसे ग्राम अपान सेंटीमीटर में रख दिया हूं। अगर मास कितना है 20 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर, अगर उसको मैं रखूंगा, ये 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम नहीं है, मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा।
मैंने आपको बेसिक सेंटीमीटर में रख दिया, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। कोई भी चीज होगा अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, अच्छा ठीक है मैं कन्वर्ट भी कर दे रहा हूँ, 0.002 अपान में क्या होगा 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 के पावर -2। अब रखेंगे तो अभी आ जाएगा ऊपर केजी में रख जाएगा और नीचे सेंटीमीटर क्यूब में रख दिया जाएगा। अब सॉल्व करोगे तब आ जाएगा आपका डेंसिटी, अगर निकालेंगे मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आ जाएगा। फिलहाल इतना हमें हम लोगों को ये सब नहीं देखना है, आगे चल के न्यूमेरिकल जब लगाएंगे वहां देखेंगे। बस हमारा डेंसिटी बताने का ये आप सबको समझा रहे थे डेंसिटी होता क्या है। कोई भी डेंसिटी अगर निकालना है तो मास को पर यूनिट वॉल्यूम के साथ अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। दूसरा कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इंक्रीजिंग। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि हमारा जो डेंसिटी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमें बताइए सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी। एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम एग्जॉस्ट एयर है, हनी है, वाटर है, चाक है, कॉटन है, एयर है। भाई सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, सबसे कम एयर होगा, उसके बाद एग्जॉस्ट एयर होगा, उसके बाद हनी वाटर, फिर वाटर आ जाएगा, सॉरी कॉटन आ जाएगा, फिर वाटर आ जाएगा, फिर कॉटन आ जाएगा क्योंकि कॉटन सॉलिड में आ जाता है, उसके बाद चाक आ जाएगा, फिर लास्ट में आयरन आ जाएगा। जो जितना ज्यादा सॉलिड होगा उतना उसका डेंसिटी होगा, सबसे यही बात है। जो जितना कठोर होगा या रिजिड होगा उसकी उतनी डेंसिटी होगी। और उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कंपोनेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फॉलिंग ऑफ द गैस कंटेनर, सेव काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में मैंने बता दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दिया हूँ, फ्लूइडिटी के बारे में आपको बता दिया हूँ, सेव के बारे में बता दिया, रिजिडिटी के बारे में बता दिया, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में सबको बताया। रिजिडिटी मतलब ठोस होना चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो दबने पे दब जाए फिर रिगेन हो जाए, अपने टेंडेंसी में आ जाए। मैंने इस एग्जांपल सॉलिड के बारे में, ये सारे सॉलिड के बारे में बात कर रहा है। कोई होगा उसके डेंसिटी होगी, कोई होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ गैस कंटेनर के बारे में भी बात कर रहा है, तो इसे देख लीजिएगा। फिर कह रहा है गैस फिल कंप्लीट वेसल्स विच आर केप्ट। जो गैस होते हैं उसे हम कंप्लीट वेसल्स में क्यों फिल करते हैं। गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑफ द वॉल कंटेनर, वही बात मैंने बताया कि वैल्यूम जो होता है, सॉरी बैलून होता है, गुब्बारा, वो उसके जो शेप होते हैं फिक्स होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके जो वॉल्स गैस होते हैं वो बाहर जाने की टेंडेंसी रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रैंडमली मोशंस करते हैं इसीलिए। फिर कह रहा है वी कैन इजिली मूव हैंड एयर बट डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक, इसमें इजिली कर सकते हैं। अच्छा हाँ, वी नीड ग्रेट एक्सर्ट, ये इन्होंने इस बात में इसमें बोला इजिली रिमूव हैंड। जैसे मान लीजिए गैसेज है, मैं इसे आसानी से, इसमें क्या हो रहा है हैंड आसानी से मूव कर ले रहे हैं, क्यों, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है लेकिन मैं हैंड ऐसा कर रहा हूँ तो गैसेस हट जा रहे हैं, इजिली मूव कर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं अगर मान लीजिए सॉलिड है तो मैं यहाँ हैंड रख रहा हूँ, अब आसानी से नहीं, ये अलग नहीं हो रहा है ना हट रहा है। लेकिन यहाँ गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन, कुछ नाइट्रोजन हुए, मेनली गैसेस, लेकिन आसानी से मूव कर जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में यही क्या है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड्स। कोई भी हो, मैंने एक बात बता दिया था कि जो ज्यादा सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो लिक्विड की कम डेंसिटी होगी, उससे कम कैसी होगी, गैस की होगी। यही चीज बता दी। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, वो हमारा एक्टिविटी था। एक्टिविटी इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि इसमें वन शार्टेज है, वन शार्ट है और डिटेल में पढ़ाना होगा। अगर कुछ चीजें होंगी कि नहीं, मैं सारी एक्टिविटी फिर से करा देना चाहिए। तो मेरा क्या हुआ कि मैं पीडीएफ बनाया हूँ, पीडीएफ नीचे है, पीडीएफ को मैं फिर से एक बार फिर से मैं पढ़ा दूंगा। सारी पीडीएफ बनी हुई है टॉपिक वाइज, लाइन बाय लाइन, सारी एक्टिविटी के साथ। तो मैं पीडीएफ को फिर से दोबारा कंटेंट करा देंगे। अभी मेरा काम है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाना। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ तक। कैन मैटर चेंज इन स्टेट, अरे क्या वजह है जिससे मैटर स्टेट अपना चेंज कर सकते हैं, ऐसा क्या बात है। तो दो ही चीज तो बेसिकली माना जाता है, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। वैसे तो बहुत सारे चीजें हैं बट रही बात यही मेनली देखा जाता है कि टेम्परेचर और प्रेशर सब इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। कह रहा है वी ऑल नोन फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिट देयर थ्री स्टेट। भाई सबसे बात यही है कि मान लीजिए हम वाटर ही एग्जांपल ले लेता हूँ। वाटर एग्जांपल में मैंने क्या ले ली, आइस, किसमें होगा, सॉलिड्स में होगा। फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, किस में हो जाएगा, लिक्विड्स में हो जाएगा। थोड़ी और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, किस में आ जाएगी, गैसेस में आ जाएंगी। यही कह रहा है सॉलिड्स एयर आइस, लिक्विड्स एयर फेमिलियर वाटर एंड जो में हम लोग पानी पीते हैं। उसके बाद गैस आर द वेपर्स, सब क्या है, सब वाटर है।
किसका, सब H2A बने हैं। मैंने एक बात आपको शुरू में ही बोला था कि जो कोई मैटर्स होगा उसका कोई ना कोई कंपोजिशन से बना होगा। अब मैं पढ़ किस में रहा, कंपोजिशन मतलब H2O। अब मैं पढ़ क्या रहा हूँ, सॉलिड सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि कंपोजिशन डज नॉट चेंज, क्या होगा, केवल उसके स्टेट चेंज होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो, स्टेट चेंज हो रहे हैं, कंपोजिशन चेंज हुआ क्या, बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। व्हाट हैपेंस द इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज द स्टेट, ऐसी क्या बात है जिससे वो अपना इनसाइड का मैटर उनका चेंज कर लेता है स्टेट। मैटर ड्यूरिंग द चेंज द स्टेट, हाउ डज द चेंज स्टेट टेक प्लेस, वी नीड आंसर द क्वेश्चन। फिर इन्होंने इन्हें पहला बात बोला कि ऐसा क्या बात है जिससे उन्होंने अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। हम इस एक्टिविटी से अपना आपको बताते हैं। मान लीजिए इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इस एक्टिविटी में बताया कि मान लीजिए मैं 150 ग्राम कोई बीकर ले लिया हूँ। बीकर लेने के बाद मैंने 150 ग्राम आइस को उस बीकर में रख करके थोड़ा सा हीट दिया, और मैं क्या हुआ, लेबोरेटरी थर्मामीटर द्वारा उसको टेम्परेचर को देख रहा हूँ कि कितना वो धीरे धीरे पिघल रहा है। जैसे हीट दिया तो क्या थोड़ी देर बाद किसमें बदल जाएगा, टोटली सॉलिड किसमें, लिक्विड में। मतलब सॉलिड आइस से किसमें हो गया, लिक्विड से वाटर्स में। फिर उसके बाद और हीट देंगे तो किसमें बदल जाएगा, वेपर्स में। क्या अपना स्टेट चेंज कर रहा है, बिल्कुल, किस पे, टेम्परेचर से। तो वही बात कर रहा है, टेक अबाउट 150 ग्राम आइस, ब्रेक के बीकर एंड सस्पेंडेड द लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट द आइस या बल्ब, वही एग्जांपल ले रहे, लाइट्स के द्वारा, बीकर के द्वारा उन्होंने ये किया, हीट किया, लेबोरेटरी द्वारा देख रहे हैं कितना टेम्परेचर देने पे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने रीड किया, तो यही किया, कन्वर्जन ऑफ द आइस वाटर में, किसमें हो गया, लिक्विड में, सॉलिड से किसमें गया, लिक्विड्स में। फिर करा कन्वर्जन ऑफ द वाटर से वाइपर, मतलब फिर लिक्विड्स किसमें चला गया, गैस में चला गया, किसके थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू चेंज हो गया। फिर कह रहा है स्टार्ट हीटिंग द बीकर्स ऑफ द फ्लो फ्लेम, द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट द मेल्टिंग, वही प्रोसेस बताया कि जैसे लो फ्लेम में मैंने जलाया तो हमारा जो आइस था मेल्टिंग होना गया। नोट द टेम्परेचर ऑल आइस आर कन्वर्ट इनटू वाटर, सारे वाटर्स क्या, सॉरी सारे आइस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर्स में। ये नहीं कि आधा आइस का वाटर्स में कन्वर्ट हो गए फिर आधा सॉलिड आइस सॉलिड में ही हमेशा बना रहे, नहीं, कुछ समय बाद सारे होंगे जरूर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन दैट कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड गैस, हमने रिकॉर्ड किया जो है सॉलिड से लिक्विड कैसे गया, लिक्विड से वेपर्स में कैसे बदला। नाउ पुट ग्लास रॉड ऑफ द बीकर्स एंड द हीट स्ट्रिंग ऑफ द वाटर द स्टार बॉइलिंग, कीप द केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग मोस्ट ऑफ द वाटर हैज, मैंने उन्होंने कहा कि वेपराइज करिए, कि थर्मामीटर से रीड करिए कि कब सॉलिड से लिक्विड हुआ और लिक्विड से कब वेपर्स में हुआ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द इनटू द लिक्विड स्टेट ऑफ गैसेस, और हमें रिकॉर्ड करके बताइए उसके बारे में कि कैसे, कि कितने टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड्स कितने में गैसेज हुए। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन सॉलिड, कोई सॉलिड है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ द इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन, क्योंकि कोई भी अगर काइनेटिक एनर्जी देंगे तो उसको मोशंस मिलेगा, क्योंकि स्पीड मिल जाएगी, और पार्टिकल्स वाइब्रेशन करेगा तो मोशन करेगा, तो फ्लो करेगा एक दूसरे, काइनेटिक एनर्जी। दी पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, अगर सॉलिड होगा तो क्या करेगा, वाइब्रेटिंग करना शुरू कर देगा, विद ग्रेटर स्पीड, स्पीड भी बढ़ाना शुरू कर देगा। द एनर्जी सप्लाइड हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब इतना हीट जब देंगे तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ओवरकम होगा, मतलब टाइटली बंधे थे अब धीरे धीरे वीक हो रहे हो, क्यों, क्योंकि मैंने टेम्परेचर दे रहा हूँ, और टेम्परेचर देने पे क्या हो रहा है, उनके पार्टिकल्स वीक हो रहे हैं, ओवरकम कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फिर कह रहा है दी पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट द मूविंग द फ्रीली, जो उनका फिक्स पोजीशन था वो धीरे धीरे मेंट करना शुरू कर दिए, वो धीरे धीरे फ्रीली मूव करना शुरू कर दिए। A stage of reach the solids and liquids convert liquid in a minimum temperature at which solids melt becomes the liquids atmospheric called the melting point। हाँ, बात यहाँ पे आ रही है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, अब इसमें क्या कैसे बोल दिया, यहाँ सुन लीजिएगा, द स्टेट ऑफ रीच विच द सॉलिड मेल्ट एंड इन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, द मिनिमम टेम्परेचर, कहाँ से, यहाँ से, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट बिकम्स लिक्विड दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वो
कम से कम टेम्परेचर, वो सबसे कम टेम्परेचर हो जिसमें सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? वो कम से कम टेम्परेचर, जैसे कि अगर कोई चीज सब स्टार्ट हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस से, उसके बाद धीरे 6, 7, 8, लेकिन 4 तक नहीं हो रहा, लेकिन जब 5 पे मेल्ट हो रहा है तो उसी कारण सबसे कम वाले जहां से स्टार्ट हो जाए, जितने पे हो जाए कम से कम टेम्परेचर पे, उसी कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट बिकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, में आए कुछ प्रेशर नहीं बढ़ाना है, प्रेशर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। कह रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड आर इंडिकेशन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो जब मेल्टिंग होते हैं तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ क्या होता है? कमजोर हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द आइस, अगर मान लीजिए कोई आइस है तो कितने डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस मैंने बोला, केल्विन नहीं बोला। डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन बोलना है तो 273.15 केल्विन, बट अगर राउंडिंग वगैरह नॉर्मल हम लोग बात करते हैं किसमें 273 मान लेते हैं। तो यही बात इन्होंने कहा कि जो हमारा आइस होगा, बिल्कुल हम इसे किसमें मापेंगे? डिग्री सेल्सियस अगर दिया होगा तो हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करेंगे। A solid melt, its temperature remain the same, so where does the heat energy go? कह रहा अगर सॉलिड अगर मेल्ट हो रहा है तो इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, जो उसका टेम्परेचर है सेम है। यहाँ ये देखिए बहुत अच्छा बात बोल रहा है कि अगर कोई सॉलिड है, अगर उसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो रिमेन मतलब जो उसका टेम्परेचर है रिमेन सेम, वही टेम्परेचर है। मैं हीट दे रहा हूँ फिर भी वही टेम्परेचर पे है। जैसे अगर आइस है 0 डिग्री पे वो पिघल रहा है, तो 0 डिग्री पे भी वाटर में ही बना है। तो यही बात वो कर रहा है, सॉलिड है मेंस बिटवीन टेम्परेचर रिमेन द सेम, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ लेकिन सेम है। वेयर डज द हीट एनर्जी गो? वही हीट एनर्जी गया कहाँ? उसी हीट एनर्जी को अगर सही बताए तो उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। आगे मिलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं द टेम्परेचर्स ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट रीच टिल द आइस मेल्ट। क्या मेल्ट होने के लिए क्या हो रहा है? डज नॉट चेंज मेल्टिंग पॉइंट्स रीच टिल द आइस मेल्ट, मतलब द टेम्परेचर सिस्टम डज नॉट, कोई भी सिस्टम जिसमें मैं रखा हूं, जैसे मान लीजिए जार है, कोई बर्तन है, जिस बर्तन में मैं आइस रखा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, मतलब वो कितने में? अभी पूरी आइस है 0 डिग्री पे, अभी भी अगर जब तक पानी मेल्ट हो जा रहा है मिनिमम में, अभी भी वो 0 डिग्री पे ही बना रहेगा, उसी को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। द हीट गेट्स यूज ऑफ द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जब हम अगर पार्टिकल्स के अंदर हीट देंगे तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकमिंग, मतलब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। अगर वो सॉलिड है तो धीरे धीरे किस में जाने की कोशिश करेगा? लिक्विड्स में। अगर वो लिक्विड है तो धीरे धीरे किस में जाने की कोशिश करेगा? गैसेस। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है लैटेंट हीट की। लैटेंट हीट होता क्या? वही मैंने बोला कि जब लैटेंट हीट बता देता हूँ आपको। लैटेंट हीट ये होता है, पहली बात तो ज्यादातर कंफ्यूजिंग होता है मेल्टिंग पॉइंट्स में और लैटेंट हीट में, और वेपर एक क्या है दूसरा? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, और एक लैटेंट हीट होता है। पहले हम लैटेंट हीट के बारे में बताते हैं। लैटेंट हीट मतलब ये होता है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई मैटर जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई मैटर्स जा रहा है, तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वो कम से कम टेम्परेचर हो, जिसमें वो स्टेट तो चेंज कर ले लेकिन उसका मतलब सॉरी उसका जो टेम्परेचर है, जैसे लेटेंट हीट ये कर 0 डिग्री पे आइस है, फिर 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे आइस है, फिर 0 डिग्री पे मेल्ट होकर के क्या हो गया? ये वाटर बन गया। अभी भी क्या है? 0 डिग्री है, अभी भी 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री आइस है, 0 डिग्री वाटर है। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्व किया, हीट फॉर्म में लिया है, इसी को कहते हैं लैटेंट हीट। मतलब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, उसका स्टेट चेंज हो जा रहा, स्टेट चेंज हो जा रहा, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, वही हो रहा है लैटेंट हीट। मतलब देखते हैं एज द हीट एनर्जी वी एब्जॉर्ब आइस विदाउट शोइंग एनी राइज टेम्परेचर, मतलब उसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, आइस है। It considered the gets hidden the into the contents of the breaker into the known as the latent heat।
उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हिडन हो रहा है, जो हिडन एनर्जी जो दिखती नहीं है टेम्परेचर, उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। कह रहे दी अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी, क्या, दी अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी दैट्स रिक्वायर्ड to change 1 kg solid into the liquid atmospheric pressure it melting point known as the latent heat of fusion। अच्छा, latent heat fusion क्या होता है? latent heat fusion का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 kg आइस ले ली, 1 kg आइस ले करके मैंने वो टेम्परेचर दे रहा हूँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg में टेम्परेचर दे रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड चेंज 1 kg आइस सॉलिड्स, क्या है, सॉलिड्स, लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, पॉइंट नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं? फ्यूजन मतलब ये होता है कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जा रहा है, लेकिन किसमें, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम मान ले रहा हूं, अगर 1 एटीएम है तो 1 ही एटीएम रहेगा, लेकिन वो हीट, जो हीट जिससे मैं जो दे रहा हूं उससे सॉलिड से लिक्विड में आसानी से चेंज हो जा रहा है, उसी को हम कहते हैं फ्यूजन पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले मैं इसको समझाया, किसको, लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट ये होता है कि अगर मैं किसी चीज को हीट दे रहा हूं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जा रहा है, लेकिन उसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो जो हिडन एनर्जी है उसी को हम लेटेंट एनर्जी कहते हैं। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। मान लीजिए वो कोई टेम्परेचर दिया, लिक्विड है, बॉइलिंग होना शुरू हो गया। पहले क्या था, सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में बदला, लिक्विड से अब क्या हो गया कि अब बॉइल करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, वही है जो था पहले ही था, नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। अब कोई चीज पिघलना शुरू हो गया तो मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया। मतलब कि अगर कोई टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर बॉइल हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, कोई चीज अगर मेल्ट हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर अगर अच्छा एक बात बता रहे हैं, पानी किस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे अगर बॉयल हो रहा है तो कितने केल्विन हुआ, 373। मैंने बोला नहीं था कि 273 प्लस 100 बराबर, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस है, और कोई अगर डिग्री सेल्सियस अगर उसे हम केल्विन में बदलेंगे, अगर केल्विन में बदलना है तो उसे क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़कर हम केल्विन कर देंगे। यही कह रहा, 100 डिग्री अगर बॉयल है, बॉयल करेगा तो कितने केल्विन में, 373 में। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अरे लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या होता है, यही डिफिनेशन सेम है, कौन सा, ये द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्स चेंज 1 kg सॉलिड की जगह लिक्विड रख दो, क्या, लिक्विड्स इनटू लिक्विड, किसमें अब बदल जाएगा, लिक्विड जगह गैस कर दो, सॉलिड से लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेल्टिंग की जगह कर दीजिए वेपराइजेशन पॉइंट, वेपराइज पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। मतलब 1 kg गैस लिक्विड है, गैस में जो बदल जा रहा है, चेंज हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसी कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। यही चीज है यहाँ पे। फिर मैंने ये तो बताई दी। फिर पार्टिकल्स इन स्टीम्स दैट इज विद वाटर वेपर एट द 373, मतलब अगर कोई पार्टिकल्स होगा उस किसमें, अगर वाटर है तो वेपर में बदलने के लिए कितना केल्विन उसको चाहिए, 373। अगर कितना उसको डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। है मोर एनर्जी द वाटर सेम टेम्परेचर बिकॉज द पार्टिकल स्टीम एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा एनर्जी द फॉर्मेशन ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, क्या वाटर है, यहां बता देते हैं, ये वाटर है, फिर यहां गया गैस या वेपर्स, तो इन्होंने, मैंने क्या किया, टेम्परेचर दे रहा हूं, तो टेम्परेचर दिया तो इन्होंने क्या किया, कुछ हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किए, तो ये जो हीट एब्जॉर्ब किए तो वेपर में बदले, तो जब वेपर में बदले तो जो हीट इन्होंने एब्जॉर्ब किया तो वही तो लेटेंट हीट हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन किसमें बदल गया, वेपर फेज में। अभी भी 100 में था, लेकिन अभी किसमें है, बॉइलिंग पॉइंट में था, बॉयल में था, ये वेपर में बदल गया। इसके पास एनर्जी ज्यादा हो गया क्योंकि इन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया। और यही उसमें भी होता है, कोई सॉलिड्स है, सॉलिड से लिक्विड में बदल दिया, तो इसको क्या किया मैंने, हीट किया तो मेल्ट दिया, मेल्ट किया तो इन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो
तो इन्होंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो गया, तो जो स्टेट इन्होंने एब्जॉर्ब किया वही हीट, इसीलिए बोला जाता है कि सॉलिड से ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, लिक्विड्स के पास होती है। समझे? अगर कोई चीज अगर चेंज करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करेंगे, हीट करेंगे, लिक्विड में बदल जाएगा, हीट करेंगे गैस में बदल जाएगा, कूल करेंगे गैस किसमें, लिक्विड में आ जाएगा, और कूल करेंगे सॉलिड में आ जाएगा। पानी को मैंने फ्रीज रोज में रख देता हूँ तो क्या हो, चिल कूल ही तो करता है, जिसमें हम ड्राई आइस में बदल जाता है, सॉरी आइस में बदल जाता है। फिर कह रहा है वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस अनचेंज टू फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस अप्लाइड द ऑन हीट। यही तो बताया है इन्होंने, अगर अप्लाई आर द हीट, मतलब अगर हम हीट देंगे तो कोई चीज सॉलिड होगी तो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड होगी तो गैस में बदल जाएगी। यही बातें इन्होंने बताया। मैंने आप सबको बताया भी था कि अगर 0 डिग्री है तो कितना 273.15 केल्विन हो जाएगा। 0 डिग्री को मैंने आफ्टर नॉर्मली कितना मान लिया जाता है, 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन में। बेसिकली कुछ एक्टिविटी इन्होंने बात किया है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैंने क्या सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात कर ली, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाती हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जा रहे हैं, उनके अंदर कोई मतलब कि लिक्विड स्टेट में आ ही नहीं रहे हैं। एक इन्होंने कैम्फोर एग्जांपल लिया था, कैम्फोर में इन्होंने क्या किया, जैसे कपूर ही मान लीजिए, कपूर को मैं क्या किया कि मैंने किसी जार में या किसी मेटल बर्तन में रख दिया, उसको हीट करेंगे तो डायरेक्ट किसमें, लिक्विड से गैस में बदल जाए, सॉरी सॉलिड से गैस में बदल जाएगा, वो लिक्विड में बदलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस प्रोसेस के क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या? सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट वेपराइज हो जाना हीट देने पे। यही कह रहा है टेक सम कम्फोर, मतलब कम्फोर ले लिया है, क्रश एंड पुट इन द चाइना डिश, कोई चाइना डिश मेटल्स रख ली, उसके ऊपर कम्फोर रख लिया इन्होंने। फिर कर पुट इन्वर्टेड फनल्स ओवरकम चाइना डिश, उन्होंने क्या किया, इन्वर्टेड कर करके उसको फनल के अंदर रख दिया, हीट कर दी। पुट कार्टन प्लग ऑफ द स्टीम ऑफ द फनल, उन्होंने ऊपर कार्टन लगा दी। कार्टन लगाने पे इन्हें एक्टिविटी इसका बता दे रहा हूँ क्या होगा। इन्होंने क्या किया है, एक चाइना डिस्क लिया, हीट रखा, और उसके बाद इन्वर्टेड करके इसको यहाँ पे रख दी जार के, उसके बाद ऊपर इन्होंने कार्टन से कोई लगा दी और नीचे से हीट दे दी, और यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, तो जैसे ये जाएगा वेपर फॉर्म में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा, बट यहाँ से निकल नहीं पा रहा, तो फिर थोड़ी देर बाद ये आ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो फिर इस किसमें बदल जाएगा, ये फिर सॉलिड में हो जाएगा, उसके वॉल में चपक जाएगा, सॉलिड में जाएगा, लिक्विड में आएगा ही नहीं एक स्टेट में। दूसरी एक्टिविटी ले रहा, आफ्टर चेंज स्टार्ट डायरेक्टली सॉलिड टू विदाउट चेंजिंग लिक्विड, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या, कि सॉलिड से गैस में ही बदल जाए, लिक्विड में ना, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। एंड डायरेक्ट चेंज गैस टू सॉलिड, कह रहे हैं कि या तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड कॉल्ड डिपोजिशन, मतलब सॉलिड को अगर डायरेक्ट गैस बना देंगे तो सब्लिमेशन हो जाएगा, और गैस को डायरेक्ट अगर हम सॉलिड में बना देंगे तो डिपोजिशन उसको बोल देंगे। फिर कह रहा है इफेक्ट चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ लिया, प्रेशर के बारे में थोड़ा जान ले। वी हैव लर्न ऑलरेडी डिफरेंट वेरियस स्टेट मैटर ड्यू टू द डिफरेंट ऑफ स्टेट बिटवीन द कंटिन्यूस पार्टिकल। हमने इतना टाइम से बात ही कर रहा हूँ, हर मैटर के अंदर डिफरेंट वेरियस उनके अंदर स्पेस होता है, और उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूट उनके अंदर उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है। मैंने क्या बोला था, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटीएम होगा, उसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल्स। Enclose the cylinder, white particles closer due to the increasing the decreasing the pressure of the state of matters। इन्होंने क्या किया, जैसे एक एग्जांपल और लिए, कोई गैस है, सॉरी लिक्विड्स है, या गैस ही मान लेता हूँ, गैस है, मैंने किसी पिस्टन बाजार में रखा, इतना प्रेशर दिया, इतना प्रेशर दिया, इतना प्रेशर दे करके, हाईली प्रेशर दे करके उस गैस को मैंने किस में बदल दिया, लिक्विफिकेशन कर दिया, कंप्रेस कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दी। यही करा, पिस्टन लिया, सिलेंडर लिया, कुछ गैसेज लग करके अप्लाई किया है, तो फिर और उस पार्टिकल्स पास में आ गए, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत पास आ गया, और जिसके कारण कंडेंस हो जाएगा पिस्टन सिलेंडर। तो कह रहा बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स मैटर कैन बी क्लोज टुगेदर, एकदम पास आ जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा अप्लाई प्रेशर, जब हम प्रेशर देते हैं तो रिड्यूसेस टेम्परेचर एंड कैन लिक्विफाइड, जब हम टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या, अगर कोई चीज लिक्विड करना है, लिक्विफाइड करना है, तो कैसे करेंगे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर,
अगर किसी चीज को मैं किसी चीज में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मतलब स्टेट से एक दूसरे स्टेट में ले जाना है, अगर गैस है उसे लिक्विड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, लो टेम्परेचर से हाई प्रेशर करेंगे तो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल, सॉरी गैस लिक्विड में आ जाएगा। अगर लिक्विड है तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर देंगे तो किस में बदल जाएगा, वो धीरे धीरे सॉलिड में आ जाएगा। हैव द ऑलरेडी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 स्टोर अंडर द हाई प्रेशर। यही बात है, ड्राई आइस जो होता है या सॉलिड CO2 बोलते हैं, वो क्या होता है, हाई कंप्रेस करने के बाद वो किस में आ जाता है, गैस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर अंडर हाई प्रेशर। गैस होते हैं उसे हाई कंप्रेस किया जाता है, हाई कंप्रेस करके किस में लाया जाता है, सॉलिड में, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इन एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1 में रखा जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज द ड्राई आइस। वे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए तो उसे ड्राई आइस बोल दीजिए। कोई चीज अगर आसानी से सॉलिड है तो लिक्विड में जा रहा है क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड है अगर लिक्विड गैस में जा रहा है तो वेपराइजेशन बोलते हैं। गैस है तो अगर सॉलिड में जा रहा है तो उसे डिपोजिशन बोलते हैं। फिर अगर लिक्विड है, लिक्विड से अगर गैस सॉलिड में आ रहा है, लिक्विड से अगर सॉलिड में आ रहा है क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, सब्लिमेशन दे रहे हैं। फिर लिक्विड से अगर गैस से लिक्विड जा रहा है कंडेंसेशन बोलेंगे। गैस से अगर सॉलिड में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। वही चीज उन्होंने बताया है जो हम लोग शुरू में अभी थोड़ी उसके पहले बात किया। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग द टेम्परेचर सेल्सियस। इसको अगर हमें सेल्सियस में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 273, कितना 273, जो आ जाएगा इसका कितना 27 आ जाएगा समथिंग डिग्री सेल्सियस। अगर 573 है तो इसके क्या हो जाएगा, 573 माइनस 273 कितना आ जाएगा, 300 के लिए डिग्री सेल्सियस। वही चीज इसमें है, डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 273 जोड़ दीजिए, 100 है तो 273 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। फॉर एनी सब्सटेंस हो व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज द स्टेट। वही चीज लेटेंट हीट के बारे में अभी बात नहीं हुआ कि उसका जो स्टेट होता है सेम टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है लेटेंट हीट, उसी को कहते हैं हिडन टेम्परेचर, हिडन एनर्जी की बात करता है। सजेस्ट द मेथड ऑफ लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैसेस। कह रहा है कि ऐसा क्या बात है जिसे लिक्विफाइड हो जाता है गैसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। हाईली प्रेशर, लो टेम्परेचर, कोई भी जो गैस होगा किसमें बदल जाएगा, लिक्विफाइड में। कुछ और एग्जांपल है हम आपको बताएंगे और अच्छे से कैसे लिक्विफाइड होते हैं, आगे भी मिलेगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट में, इवोपोरेशन। सबसे लास्ट टॉपिक यही है, इवोपोरेशन क्या होता है। इवोपोरेशन मतलब वाष्पोर्जन, मतलब भाप वाष्प में बदल जाना बिना कोई, जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वो टेम्परेचर दो कि कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड बॉयल ना हो और वो वेपर फॉर्म में उड़ जाए। कोई भी लिक्विड हो अगर वो बॉयल ना हो और वेपर फॉर्म में उड़ जाए, इसे बोलते हैं इवोपोरेशन। जैसे कि लाइफ वेयर चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, क्या लिक्विड से भी वेपर में बदल जाए। टेक प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉयल। वही बात मैंने बोला कि बिना बॉयल हुए वो लिक्विड से वेपर में निकल जाना, इस प्रोसेस की कहते हैं इवोपोरेशन। जैसे कि वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड सोलिंग चेंज वेपर्स इनटू द वेपर क्लॉथ ड्राई अप। वही बात कर रहा है कि जैसे मैंने आया कपड़ा धुला, कपड़ा धुल करके मैंने हैंग कर दी, कुछ समय बाद देखेंगे तो कपड़ा हमारा ड्राई हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे कपड़े की जो वाटर थे, लिक्विड थे, ड्रॉपलेट में, गैसेस में वेपराइज हो गए, तो इसका मतलब नहीं होगा हमारा कपड़ा कुछ समय के लिए बॉयल हुआ होगा, बिल्कुल नहीं बॉयल हुआ होगा। मिनिमम टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर में धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, इवोपोरेट हो जाएगा। वी नो दैट पार्टिकल्स मैटर्स आर द ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल्स हमेशा मोशन करते हैं, चाहे वो सॉलिड्स हो या लिक्विड्स हो या गैस हो। बस ये है कि स्पीड डिफरेंस होता है, किसी का स्लो होगा किसी का ज्यादा होगा। नेवर रेस्ट, ये रेस्ट नहीं करते हैं। द गिवन टेम्परेचर एनी गैस लिक्विड सॉलिड, कोई गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, देयर आर द पार्टिकल डिफरेंट एटमॉस्फेरिक काइनेटिक, सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी। उसे बताने को तो मैं बहुत कुछ बताएं, बहुत कुछ इसमें बताने का है और अच्छे से डिटेल से, लेकिन 1 शॉट है, जितना कवर करना चाहिए लाइन बाय लाइन सब कवर कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि जो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, इनका सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। मैंने बताया था कि सबका अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने ये भी बताया कि सबका क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, गैस का है, सबसे कम सॉलिड का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड का, सबसे कम गैस का। दिस केस ऑफ द लिक्विड्स स्मॉल फ्रैक्शन, जो लिक्विड्स होते हैं स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल द सरफेस, जो लिक्विड्स के फ्रैक्शन होते हैं स्मॉल फ्रैक्शन होते हैं और हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी।
लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होता है। एंड एबल टू ब्रेक अवे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदर पार्टिकल्स गेट द कन्वर्ट इनटू वेपर। इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी का तल है, इनके अंदर स्मॉल फ्रैक्शन है और इसके बाद इनके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से अपेक्षा ज्यादा होता है। तो जैसे इनको हीट मिलेगा तो इनके जो सरफेस का है ये वेपर फॉर्म में इवोपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, ये किसमें, वेपर में धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। दिस फेनामेना ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड वेपर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाना। एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स आर कॉल्ड इवोपोरेशन। वो टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिसमें हमारा लिक्विड गैस में इवोपोरेट हो जाए बिना बॉयल हुए, उसको कहते हैं इवोपोरेशन। समझ गए, बस यही है वन लाइन में। फिर मैंने क्या कहा, इसमें कुछ है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपोरेशन। इवोपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बेसिकली टेम्परेचर होगा ही होगा क्योंकि बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगी, प्रेशर होगा ही होगा क्योंकि प्रेशर कम करोगे ज्यादा करोगे, कम करोगे तो कम हो जाए, सॉरी बढ़ जाएगा, बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। एक आता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक अगर नमी है तब भी इवोपोरेशन कम हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट में क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी बढ़ाने पे क्या होता है, इवोपोरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मैं छोटे से प्लेट में रख लूं तो कम वेपराइज होगा, बड़े से बर्तन में रख दूं, सरफेस एरिया बढ़ा दूं, इवोपोरेशन ज्यादा तेज होना पड़ेगा। विंड से एक इंक्रीज इन विंड, मान लीजिए अगर विंड है मतलब हवा बड़ी तेजी से चलेगी तो हमारी कपड़ा बहुत तेजी से सूख जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इवोपोरेशन होगा, गैसेस एक्सचेंज होंगे, एटमॉस्फेयर अगल बगल के कपड़े के जो मॉइस्चराइजर होगी, नमी होगी, जो उसके वाटर्स के गैस फॉर्म में होंगे, विंड के साथ मूव कर जाएंगे तो हीट एक दूसरे से आ जाएगी। बट हम थोड़ी थोड़ी एक देख लेते हैं सबको क्या कह रहा है, कुछ इन्होंने एक्टिविटी किया है, लेट्स अंडरस्टैंड द एक्टिविटी। टेक 5 ml वाटर टेस्ट ट्यूब में, कीप द नियर विंडोज अंडर द फैन। हाँ यही बात इन्होंने बताया कि पंखा जो कूलर होता है उसके बगल में जब मतलब क्या होता है, लिक्विड से किसमें, गैस, लिक्विड है, लिक्विड से गैस में आ रहा है, हमें ठंडा लग रहा है, कूलर के सामने बैठे हैं तो जो हमें ठंडा ठंडा लग रहा है मतलब वाटर के ड्रॉपलेट तो आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, तो गैस फॉर्म में आ रहे हैं, गैस फॉर्म में आ रहे हैं और हमें ठंडा भी लग रहा है। कह रहा डिस्क नियर विंडोज अंदर फैन, मतलब खिड़की के पास अगर बैठेंगे तो ठंडा लगेगा, कूलर चलेगा। और क्यों, क्योंकि पानी के ड्रॉप हमें किसमें बदल, गैस में बदल के आ रहे हैं। फिर कह रहा है टेक 5 ml ऑफ वाटर, ओपन द चाइना डिस्क ऑफ द सेल्फीज ऑफ द क्लासेस। फिलहाल हम लोग इस पे देखते हैं क्या कह रहा है, हमने क्या बोले थे, 3-4 फैक्टर बताए थे। पहला फैक्टर इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मैंने बोला था अगर मैं छोटे से प्लेट में रखूंगा पानी को या मग्गे में किसी में रख दूंगा तो उसका इवोपोरेशन कम होगा, बट उससे मैं बड़ी सी डिस्क या पतली से उसमें किसी में रख देंगे जार में तो वो बड़ी तेजी से इवोपोरेशन, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गई और पार्टिकल्स उनके क्या हो गए, एटमॉस्फेरिक में इन्वायरमेंट में टच में आ गए ज्यादा से ज्यादा, इवोपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। क्या रहा, इवोपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, द सरफेस एरिया इज द इंक्रीज रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज। अगर सरफेस बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल, व्हाई पुटिंग क्लोथ, अगर कपड़ा ड्राई सेपरेट द, वही कपड़ा बाहर अगर कपड़े को हैंग कर देंगे तो जिसके कारण जल्दी सरफेस, यही कपड़ा है इसको भिगो करके एक जगह ऐसे रख दिए बिना फैलाए तो स्लो वेपराइज होगा, सूखेगा, बट इसी कपड़े को मैं फैला दूंगा तो ये जल्दी से वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर देंगे तो भाई वेपराइजेशन तो बड़ी तेजी से होना, जैसे कि ठंडियों में कम भाप निकलते हैं किसके, गर्मी की अपेक्षा, क्यों, क्योंकि गर्मी में इवोपोरेशन बहुत तेजी के साथ होती है, क्यों, क्योंकि हीट मिलेगी, हीट मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो गैस मोशन, लिक्विड गैस में बदलेगा, मोशन करना शुरू हो जाएंगे। यही बात इन्होंने कहा। विद इंक्रीज टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द वेपर्स स्टेट, स्टेट भी बढ़ जाएगा वेपर्स का। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर इवोपोरेशन कराना है, इसमें हम लोग अभी बात किसकी करें, इवोपोरेशन कराने की, तो अगर हमें इवोपोरेशन कराना है तो इवोपोरेशन कराने के लिए हमें ह्यूमिडिटी डिक्रीज करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को हमें कूल्ड रखना पड़ेगा। कूल्ड रखना का मतलब ये है कि हमारा जो ये है, जैसे वाटर जो ट्रैप हैं, मालिक्यूल जो हैं एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पकड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर हमारा अगर नमी है तो जब हमारी एटमॉस्फेयर अगल बगल जो सरफेस एरिया है अगर नमी है तो ये थोड़ी ट्रैप कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वाटर्स के पार्टिकल्स, वाटर्स के मालिक्यूल्स फैले हुए हैं, तो जब फैले हुए हैं तो इसे होल्ड, लिक्विड के होल्ड नहीं करेंगे और इसका भी नहीं होगा। यही बात है जो ठंडियों में क्या होता है कि जो पानी होती है हमारी वो वही वही बना रहता है लेवल उसका लगभग समथिंग, बट रही बात गर्मियों में उसका लेवल हमेशा घटता रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, ठंडियों में ज्यादा होती है, एटमॉस्फेरिक ज्यादा नमी होता है, गर्मियों में कम नमी होता है, ड्राई ज्यादा होता है गर्मियों में, इसी वजह से।
फिर कह रहा है नेक्स्ट में एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, क्या मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो हमारा ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि यही बात है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ कपड़ा हैंग कर दी और इसके बगल में नमी हमारा वाटर ड्रॉप एयर फॉर्म में निकल रहा है, हल्का हल्का मॉइस्चराइजर बन रहा है, तो जब हवा आएगा, हवा का झोंका, ड्राई हवा, ये अगल बगल का जो नमी है इसको एक जगह से दूसरे जगह मोशन करा देगा। जब मोशन करा देगा तो इधर उधर वाले जो ड्राई हैं ये आ जाएंगे पास में, जब ये आ जाएंगे तो हीट यहाँ से क्या होगा, एनर्जी ये अपना लूज करेंगे और ये क्या होगा, गैस अपने जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में बदलना शुरू कर देंगे। कह रहा है इन कॉमन दी ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर होना शुरू हो जाता है विद दी विंडी ड्राई डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो कपड़ा सूखना तेजी के साथ, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव द विंड, हवा के साथ पार्टिकल्स का हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, नमी वाले दूर चले जाएंगे, ड्राई वाले पास में आ जाएंगे। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर जो एटमॉस्फेयर में हम उसके अगल बगल सराउंडिंग जो कम होने लगेगा उसके सराउंडिंग में, और उस जल्दी सूखने लगेगा। हाउ डज द इवेपोरेशन काज कूलिंग, ऐसा क्या है जिससे कूलिंग होता है इवेपोरेशन से? अरे भाई अभी मैं मान लीजिए ठंडी है, 5 माह शाम है, शाम को मैं अपने छत पे जो ड्राई छिड़काव करते हैं पानी का, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वो हमारा छत ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा छत का हीट रहता है, हीट रहने पे क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया रहता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे जैसे मैं लिक्विड वहां पे ड्रॉपलेट करूंगा, फब्बारा मारूंगा लिक्विड का, तो होगा क्या, जो हमारा हीट होगा वो लिक्विड पाते ही किसमें, गैस में हो जाएगा, हाई एनर्जी रहता है, वो लिक्विड से गैस में वेपराइज हो जाएगा, और जैसे गैस में वेपराइज होगा तो जो हमारे जो सरफेस है उसका क्या होगा, कूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी रिलीज हो गई, हाई एनर्जी रिलीज होने पे कूलिंग डिक्रीज हो गई, मतलब कूलिंग बढ़ गई, उसके टेम्परेचर धीरे से रिमूव कर गए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस एरिया, मैंने ये बहुत हीट है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका हीट है, बर्न कर रहा है, और मैंने इसमें वाटर का ये ड्रॉपलेट छिड़काव कर दी, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा, तभी तो हीट है ज्यादा, और जैसे ही वाटर पाया कूलिंग, तो ये वाटर ड्रॉपलेट जैसे यहाँ पे गिरा, क्या हुआ, बर्न हुआ, ये एनर्जी पाया, एनर्जी पाते ही किसमें बदल गया, मैंने बोला था कि एनर्जी देंगे तो सॉलिड लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड किसमें जाएगा, गैस में जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिक्विड गिरा और यहाँ एनर्जी ज्यादा था, किसमें बदल गया, गैस में बदल गया। तो जैसे गैस में बदला तो इसका एनर्जी लेके भागा कि नहीं, जब एनर्जी लेके चला गया एक दूसरे का, था किसमें सारे बदल, किसमें गए, सारे, हमारा जब एनर्जी यहाँ से चला गया तो हमारा जो सरफेस एरिया कूल हो गया कि नहीं, कूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी रिलीज हो गई, इसकी हीट एनर्जी रिलीज फॉर्म में, गैस फॉर्म में इंक्रीज होकर रिलीज हो गई। ये कह रही पार्टिकल लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी द सराउंडिंग, जो पार्टिकल होता है वो सराउंडिंग का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। रीजन ड्यू टू एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन कर जाता है, वेपराइज कर जाता है, दिस एब्जॉर्प्शन एनर्जी सराउंडिंग मेक केप सराउंडिंग कूल्ड, इसी कारण हमारा जो सराउंडिंग है क्या हो जाता है, कूल कर देता है। वाई डू द सीन वाटर ड्रॉपलेट वाटर सरफेस ऑफ द ग्लास कोल्ड। अच्छा ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की कहानी है। जैसे मैं मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक जो है मैं खरीद के लेके आ रखा, और जैसे ही कोल्ड ड्रिंक मैं खरीद के ला के रख रहा हूँ, तो कुछ समय बाद देखो कोल्ड ड्रिंक के बोतल के बाहर बाहर क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है चिल्ड है, इसमें क्या होगा कि इसका टेम्परेचर कम है, कितना 10-15 होगा, एटमॉस्फेरिक कितना है 40 है, तो एटमॉस्फेरिक में कितना है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर वाला क्या करता है, अपना जो एटमॉस्फेयर है इसमें H2O गैस तो सब है, तो जैसे क्या होगा, ये जैसे कम टेम्परेचर वालों को देखेगा, इसके पास आएगा, अपनी एनर्जी किसमें लूज कर देगा। मैंने बोला था कि अगर सॉलिड होगा तो एनर्जी बढ़ाओगे तो लिक्विड में जाएगा, और अगर लिक्विड है तो और एनर्जी बढ़ाओगे तो गैस में होगा। लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है गैस में है, तो हमने क्या किया, हमारा जो कोल्ड ड्रिंक लाया लिक्विड में, लेकिन ये ज्यादा चिल्ड है, तो गैस वाला क्या किया, अपना एनर्जी लूज कर दी, और लूज करके किसमें बदल गया, ड्रॉपलेट में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में। अभी किसमें था, वेपर फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था, लेकिन अपनी एनर्जी लूज करके किसमें बदल गया, वो ड्रॉपलेट में आ गया। यही बात कर रहा है। दी वाटर वेपर प्रेजेंट्स एयर, जो हमारा हवा में वाटर वेपर है जो H2O कर रहा है, ऑन कमिंग कंटेंट विद द कोल्ड गैसेस, वो आकर के हमारे बोतल या कंटेंट कोल्ड गैसेस के कनेक्ट में आ जाता है, कंटेंट में आ जाता है। वाटर लूज एनर्जी, अपनी एनर्जी क्या कर देता है, लूज कर देता है। गेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, वो किस में बदल जाएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बदल जाएगा, स्टेट अपना चेंज करता है। वी सी वाटर ऑफ ड्रॉपलेट, वही कह रहे हैं कि हम उसे जो देखते हैं ड्रॉपलेट फॉर्म में। फिर एक और कह रहा है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हम गर्मियों में कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो हमारी अंदर की टेम्परेचर 37 तो कांस्टेंट है, बाहर का 50 होगा, तो क्या होगा, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी हमेशा फ्लो करता है। तो हमारी जो सरफेस एरिया है ड्यूरिंग समर्स भी पर्सन पर
because the mechanism of the body which keep the cool. We know that during evaporation the particles of surface of the liquid gain energy the surrounding. जो हमारी टेम्परेचर क्या है 37 है, हमारे बाहर क्या है, हमारे बाहर जो ज्यादा है कितना 40 मान लीजिए, तो हमारे अंदर क्या होगा, कूल रहेगा हल्का फुल्का। तो जैसे ही कॉटन कपड़े के बीच में हमारे गैसेस एक्सचेंज होगा तो वो हमारा जो बाहर का एटमॉस्फेरिया है वो आएगा हमारे बॉडी के संपर्क में आएगा, तो हाई एनर्जी वाला किसमें हो जाएगा, लूज करेगा, और लूज करके किसमें, वाटर ड्रॉपलेट में बदल देगा। वाटर ड्रॉपलेट में बदल देगा तो कुछ समय बाद हमारी कॉटन कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे हमें कूलिंग, हमारी सरफेस बॉडी सरफेस बढ़ जाती है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक है वेपर वो अपनी एनर्जी लूज करेगी और लूज करके हमारे बॉडी के पास आएगी और ड्रॉपलेट में बदल जाएगी, और ड्रॉपलेट को हमारा कॉटन कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमें कूलिंग फील होती है। यही बात कर रहा we know that during the evaporation that particles surrounding of the liquid gain energy from surrounding body, change the vapors heat energy, अपना हीट एनर्जी चेंज कर देता है। हाँ, तो क्या हुआ कि चैप्टर कंप्लीट हो गए, कुछ इसमें यूनिट्स हैं, सॉरी मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ क्वांटिटी हैं, यूनिट्स हैं, सिंबल है। इस चैप्टर में आपको कुछ यूनिट्स मिलेंगे, जैसे कि केल्विन हुआ, सॉरी प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट या वेट हुआ, डेंसिटी हुआ, प्रेशर हुआ, सारी चीजें आपको तो बताई गई थी, हर चीज क्या क्या होती है। बट इसके यूनिट्स ध्यान दीजिएगा। जो हमारा टेम्परेचर होगा किसमें रखा जाएगा, केल्विन में। किसमें, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में नहीं, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। इसका सिंबल क्या है, के। दूसरी बात, जो हमारा लेंथ है, कोई लेंथ होगा तो किसमें रखा जाएगा, मीटर्स में। अगर हाइट होगा किसमें रखा जाएगा, मीटर्स में। अगर बेस होगा या थिकनेस होगा किसमें रखा जाएगा, मीटर्स में। तभी तो मीटर क्यूब होगा। अगर क्योंकि इसमें हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, तो मैटर्स में क्या होगा, हम लोगों को वैल्यू में रखना पड़ेगा। इसका लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर्स होता है। कोई मास होगा तो उसे किसमें रखेंगे, केजी, किलोग्राम में, ना कि ग्राम में, किलोग्राम में रखेंगे। उसका यूनिट क्या हो गया, सिंबल केजी। और वेट हुआ न्यूटन्स, इसका सिंबल क्या है, न्यूटन्स। हाँ, ये वेट जो होता है, वेट और मास में इतना फर्क होता है कि ये इसका जो होता है, इसमें मास मतलब कि ये होता है कि कहीं, जैसे इससे एक एग्जांपल बेसिक लिया जाता है। मास जो होता है, वेट एक जगह से दूसरे जगह अगर जब जाएंगे तो उनके अंदर, जैसे मान लीजिए चांद, मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं कि जो हमारा यहाँ पे अर्थ पे, अगर मान लीजिए मैं 50 केजी का हूँ या 60 केजी, मान लीजिए 60 केजी, ये मेरा मास कितना है, 60 केजी। अगर मैं यहाँ पे अगर अपना वेट बताऊंगा तो 60 इंटू 10 या 9.8 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारा जो आएगा वेट आएगा। क्यों, क्योंकि जो भी मास हो अगर उसे ग्रेविटेशन के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और हमारा किसमें यूनिट आ जाएगा, न्यूटन्स में। यही बात होता है कि जब हम चांद पे जाते हैं तो हमारा मास सेम रहता है, बट हमारा जो वेट होता है कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहां चांद पे, मून पे जो हमारा ग्रेविटेशन होता है G/6 हो जाएगा। G/ जब 6 करेंगे तो 60 इंटू 10 अपान में अगर वहां 6 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा वहां शायद 100 आ जाएगा, अगर यहाँ 600 है तो यही है, वेट और मास में डिफरेंस है। इसीलिए वेट का किसमें है, न्यूटन्स में सिंबल होता है, यूनिट मास में ग्राम में होता है, केजी में होता है। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर क्यूब में होता है। डेंसिटी मैंने बता दिया, किसी मास को अगर पर यूनिट वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी हो जाएगा। और किलोग्राम पर यूनिट मीटर्स, किलोमीटर क्यूब में। प्रेशर पास्कल्स में हमारा इसका यूनिट देखा जाएगा। उसके बाद ये बाकी हमारा ये नोट्स है, वन लाइनर, इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप वही उसी चैप्टर का है। तो हमारा चैप्टर फाइनली एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है, सारे एक्टिविटीज और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और उसके बाद बाकी जो भी कुछ है डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में, हम सॉरी हमारे उसमें टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम पे हमारा अपलोड हो जाएगा, सारी डीपीपी और सारे पीडीएफ और जो भी चीजें हैं। और उसके बाद एक दिन हम क्या होगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन सेशन रखेंगे, जिसमें सारी न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे। बाकी आप कुछ ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए एक दूसरे को, और कोशिश करेंगे कि हम लोग सचिन क्लास में अच्छा से अच्छा एनसीईआरटी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सारे न्यूमेरिकल और सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी। और एनसीईआरटी एक बार में, अगर शायद एक बार आपको पढ़ने में सुनने में दिक्कत हो तो ये वन शॉट है, तो आपको वीडियो को पॉज कर करके 2-3 बार, अगर 1-2 बार सुन लेंगे शायद अच्छे से डिटेल हो जाएगा। बाकी थैंक यू सचिन क्लास की तरफ से।